हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के लिए लास्ट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज़रूर कवर होना चाहिए, मतलब एग्जाम के पहले, उसको यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। जैसे अशोक के अभिलेख वगैरह या पॉलिटी में कुछ चीज़ें हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कुछ युद्ध संधियाँ हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, वो सब इसमें एक साथ मिला दिया गया है। और इसको थोड़ा हाई क्वालिटी पर देखिएगा क्योंकि इसमें कंबाइन किया है तो थोड़ा क्वालिटी लो हो गई है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कवर करके ही एग्जाम देने जाएगा। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो चलिए शुरू करेंगे। और ये नोट्स ऑलरेडी यूपी पीसीएस आरओ जो कंबाइंड पेड ग्रुप है उसमें दिया जा चुका है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अशोक का कौन सा अभिलेख खोजा गया था, तो दिल्ली मेरठ वाला अभिलेख पहले खोजा गया था, जो कि टिफिन थेलर ने खोजा था 1750 में। टिफिन थेलर का नाम याद रखिएगा। दिल्ली मेरठ वाला अभिलेख इन्होंने खोजा था। फिर सबसे पहले पढ़ा जाने वाला अभिलेख कौन सा था, तो दिल्ली टोपरा अभिलेख था। दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये हरियाणा फिरोजाबाद वाले एरिया में, और इसके अलावा यूपी के कुछ उस टाइम पे ये टोपरा एक अलग एरिया हुआ करता था, दिल्ली के आसपास का एरिया, उसमें हरियाणा भी आ जाता था, यूपी भी आ जाता था, तो वहीं पर ये हुआ करता था। और यहाँ वाला अभिलेख उसके बाद में मिला था, और इसको जो है पढ़ा गया था किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। पहला पढ़ा जाने वाला अभिलेख कौन सा था, दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। नेक्स्ट यहाँ पे अशोक के जो अभिलेख थे उनकी भाषा क्या थी, तो भाषा थी प्राकृत। देखिए, भाषा अलग चीज़ है और लिपि अलग चीज़ है। जैसे हिंदी जो है हम भाषा बोलते हैं हिंदी, संस्कृत भी एक भाषा है, लेकिन इन दोनों को लिखने की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी ऐसे लिखी जाती है, मतलब कुछ लिखा जाता है, शब्द छोटा बड़ा संस्कृत में होते हैं और हिंदी में भी होते हैं, और सबके ऊपर लाइन भी खींची जाती है। तो भाषा दो अलग अलग हो गई, लेकिन लिपि एक है, देवनागरी। उसी तरह से भाषा इसमें एक थी, प्राकृत भाषा थी, और लिपि जो है 4 तरह की लिपि यूज़ हुई हैं अशोक के अभिलेख में। कौन कौन सी, तो ब्राह्मी है, खरोष्टी है, आर्मेयिक है और यूनानी है। अब यहाँ पे कौन सा अभिलेख कहाँ पे कौन सी लिपि में मिला, ये क्वेश्चन आता है। तो जितने अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है, सबसे ज़्यादा जो भारत में है, भारत के जितने भी अभिलेख हैं सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब कौन कौन से अलग हैं वही क्वेश्चन आता है। जैसे शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में है। जो ये पाकिस्तान वाले एरिया, अफगानिस्तान वाले के पास रहता था, वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। अगला यहाँ पे जो है तक्षशिला और लगमान, तक्षशिला और लगमान पाकिस्तान वाले एरिया के जो ये हुआ करते थे अभिलेख। यहाँ पे जो लिपि यूज़ हुई है वो है आर्माइक लिपि, और जो लिपि जहाँ पे यूज़ होती थी, मतलब वहाँ पे उसी भाषा का यूज़ किया जाता था, वहाँ के लोग यही भाषा बोलते थे, यही लिपि समझते थे, इसलिए वही लिपि वहाँ पे यूज़ की जाती थी। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में खरोष्ठी लिपि, तक्षशिला और लगमान में आर्मेयिक लिपि यूज़ हुई है। इसके अलावा शरेकुना कंधार का एक अभिलेख है जहाँ पे आर्मेयिक और यूनानी दोनों मिक्स है ये अभिलेख। तो शरेकुना कंधार का जो अभिलेख है ये द्विभाषिक अभिलेख है, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है। शरेकुना का अभिलेख द्विभाषिक है। नेक्स्ट बात करेंगे शिलालेख की। अब शिलालेख जो है हम पहले दीर्घ शिलालेख पढ़ेंगे। इसमें बस यही याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे ये पाया गया है अभिलेख। तो ये 8 जगह पे पाए गए हैं, इसमें टोटल 14 हैं, तो एक जगह पे 2-2, 3-3 अभिलेख हैं, तो 8 जगह पे टोटल है। पहला है यहाँ पर शहबाजगढ़ी का अभिलेख। शहबाजगढ़ी का अभिलेख जो है पेशावर में पाया गया, पाकिस्तान में। फिर मानसेहरा का अभिलेख, ये भी बृहद शिलालेख है, जो कि हजारा में पाया गया, बृहद मतलब बड़ा, और ये पाकिस्तान में है। बस इतना याद रखिए, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में है। कालसी अभिलेख ये पूछा जा चुका है, देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में। कालसी अभिलेख देहरादून उत्तराखंड। फिर गिरनार अभिलेख का है, तो गिरनार पहाड़ियों पर जूनागढ़ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है गिरनार अभिलेख। गिर यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, आपने सुना ही होगा। आगे बात करेंगे धौली जो है, धौली अभिलेख कहाँ पर है, पूरी उड़ीसा में है। धौली अभिलेख उड़ीसा में स्थित है। जौगढ़ जो है ये भी उड़ीसा में स्थित है, गंजाम जिले में। धौली और जौगढ़ दोनों याद रखेगा, दोनों उड़ीसा में है। फिर एर्रगुडी अभिलेख कहाँ है, तो ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में एर्रगुडी अभिलेख। फिर सोपारा अभिलेख कहाँ पर है, तो सोपारा थाणे महाराष्ट्र में। एर्रगुडी आंध्र प्रदेश हो गया, सोपारा नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपने मूवी वगैरह में सोपारा बहुत सुना होगा, तो ये जो है महाराष्ट्र में है। फिर धौली जौगढ़ कहाँ पे हो गया, ये उड़ीसा में हो गया। आगे चलेंगे, यहाँ पर कुछ लघु शिलालेख है, इनके बारे में भी बस स्थान ही पूछा जाता है। जैसे रूपनाथ एक अभिलेख है, ये जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश में। गुर्जरा का अभिलेख दतिया जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सारो मारो एक अभिलेख है, ये भी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगर ये स्थान आपको ना भी याद रहे तो बस स्टेट याद रहना चाहिए। तो सारो मारो हो गया मध्य प्रदेश। ये जो यहाँ पे हम लेख वगैरह देख रहे हैं, कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है, तो ये हमने पहले भी चीज़ें क्लियर की हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें देखिए कि किस स्टेट में है, तो उससे जो है क्रम लगाने में आसानी होती है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो सारो मारो जो है मध्य प्रदेश में। नेतुर जो है ये भी मध्य प्रदेश में है।
नेत्तूर देखिए, एक नेत्तूर है जो केरल में है, लेकिन ये अशोक वाला अभिलेख जो है नेत्तूर मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर पनकुडरिया कहाँ पर है, तो ये सीहोर जिले में है, मध्य प्रदेश में। तो ये लगभग अभिलेख इसमें आपने जितने देखे मध्य प्रदेश के ही है। इसके अलावा यहाँ पे और भी अभिलेख है। अभी तो ये मध्य प्रदेश, मैंने एक एक जगह पे एक एक लिख दिए हैं, जैसे मध्य प्रदेश वाले एक जगह पे। उसके बाद हम आगे देखेंगे जो कि है कर्नाटक के अभिलेख। तो मास्की अभिलेख कहाँ का है, तो ये रायचूर कर्नाटक का है। मास्की में ही जो अशोक का नाम हमें बुद्ध शाक्य मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो मास्की का ये अभिलेख जो कि कर्नाटक में है। फिर ब्रह्मगिरी का अभिलेख, ये कर्नाटक में, चित्रदुर्ग में। फिर सिद्धपुर अभिलेख, यहाँ पे देखिए मास्की ब्रह्मगिरी के बाद सिद्धपुर अभिलेख भी कर्नाटक में है। फिर जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में है, पालाकी गुंडू कर्नाटक में है, उदयगोलन कर्नाटक में है, फिर सरनाती भी कर्नाटक में है। तो एक जगह पे एक और है गोवीमठ, ये भी कर्नाटक में है। तो ये जो अभिलेख है एक जगह पे कर्नाटक के लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। उदयगोलन सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। उदयगोलन कहाँ पर है, कर्नाटक में। आगे है यहाँ पर एर्रगुडी, जो भी हमने देखा था, एर्रगुडी कुर्नूल में। सब एक जगह पे एक बार लिख दिए गए हैं, जैसे ये आंध्र प्रदेश के एर्रगुडी कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश में है, तो यहीं पर है एर्रगुडी का अभिलेख। ये सब पूछे जा चुके हैं, बस आप जितना चीज़ लिखा है उतना याद कर लीजिए, आपको कहीं से अभिलेख अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजुल मंडगिरी कहाँ पर है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। भाबरू का बैराट एक है, जो कि यहाँ पे बैराट राजा हुआ करते थे, इसलिए पूछा जाता है। तो ये जयपुर में स्थित है, राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है भाबरू का बैराट, तो ये आंध्र प्रदेश में है। सासाराम का अभिलेख बिहार में स्थित है। अहरौरा अभिलेख कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। अहरौरा अभिलेख मिर्ज़ापुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर में स्थित है। आगे बात करेंगे स्तंभ लेख की। तो जो 14 स्तंभ लेख है उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है उसमें लिखा हुआ है पशु बलि की निंदा। पहले स्तंभ लेख में लिखा गया है पशु बलि की निंदा के बारे में, और कहा गया है कि वर्तमान में जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था उस टाइम की बात है कि महल में 2 मोर केवल, मतलब 2 मोर का वध किया जाता है और एक मृग का, मतलब जो किचन है, किचन में रसोई घर में 2 मोर केवल बनाए जाते हैं और एक मृग, मतलब 3 जानवर ही कटते हैं अब। और बाद में कुछ दिन के बाद ये भी नहीं मारा, इसको भी नहीं मारा जाएगा। वर्तमान में इतना ही होता है। पहले मतलब बहुत पहले जब अशोक ने बौद्ध धर्म धारण नहीं किया था, ये सब धम्म नीति नहीं चलाई थी, उस टाइम पे मतलब मांसाहार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इतना ही होता है। बाद में ये भी टारगेट है कि आगे नहीं किया जाएगा। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये भी कहा गया है पहले लेख में, और ये पूछा जाता है, मैचिंग में आता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और स्टेटमेंट में भी आ जाता है कि प्रथम शिलालेख में ये कहा गया है, सही है गलत, तो ऐसे आता है। फिर द्वितीय लेख जो है इसमें पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा दोनों की बात की गई है। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा व लोक कल्याणकारी की कार्य की बात की गई है। तो पशु चिकित्सा पूछा गया है, किसमें कहा गया है, द्वितीय लेख में। इसके अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख भी द्वितीय स्तंभ लेख में किया गया है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में किसका किसका उल्लेख किया गया है, या फिर और किसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है, तो चोल का, पांडे का, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, एंटियोक, इनका सबकी चर्चा की गई है। तो अलग से भी एक चीज़ लेके पूछा जा सकता है कि इसकी चर्चा कहाँ की गई है, तो द्वितीय स्तंभ लेख में। आगे बात करेंगे तृतीय लेख जो है ये राजकीय अधिकारियों की इसमें चर्चा की गई है। कहा गया है राजकीय अधिकारी जो होते थे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे। ये कहाँ कहा गया है, तो जो तृतीय अभिलेख है उसी में ये बोला गया है कि ये अधिकारी जो है युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे और वहाँ की जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरे लेख में बोला गया है। फिर चौथा लेख जो है उसमें कहा गया है कि भेरी घोष की जगह पर अब धम्म घोष होगा। भेरी घोष मतलब जब युद्ध के टाइम भेरी बजाई जाती है कि युद्ध शुरू हो गया है, उसकी जगह पे अब धम्म घोष की नीति आ गई है। चौथे लेख में ऐसा लिखा गया है। आगे बात करेंगे 5वें लेख की। तो इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। धम्म महामात्र नियुक्त किए गए थे 5वें शिलालेख में, ऐसा लिखा है। और ये कब नियुक्त किए गए थे, तो अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष ये जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब हुई थी, 14वें वर्ष अशोक के राज्याभिषेक के। इसके अलावा इसी में ही 5वें अभिलेख में ही मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। एक है छठा अभिलेख जिसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा छठे अभिलेख में। इसके अलावा इसी में कहा गया है कि जो जनता है वो राजा से किसी भी समय आके मिल सकती है, समय कोई भी हो डायरेक्टली मिल सकती है। ये छठे अभिलेख में लिखा गया है। 7वां जो लेख है इसमें सभी संप्रदायों के लिए आपस में सहिष्णुता की बात की गई है। आपस में सहिष्णुता की बात किसमें की गई है, तो वो 7वें अभिलेख में की गई है कि सब लोग मिलजुल के रहें। फिर 8वां जो लेख है उसमें अशोक की धर्म यात्राओं का वर्णन किया गया है। और इसी में जो है बोध गया की जो यात्रा है, बोध गया का जो भ्रमण किया था अशोक ने, उसका प्रॉपर्ली वर्णन है, इसको इसलिए अलग से लिखा गया है। इसके अलावा एक जो है 9वां अभिलेख है। 9वें अभिलेख में धम्म
समारोह की चर्चा की गई है, जो धर्म से के ऊपर जो समारोह आयोजित होते थे उसकी चर्चा 9वें अभिलेख में की गई है। इसके अलावा सच्ची भेंट और शिष्टाचार का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करेंगे 10वां जो लेख है, इसमें राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें, ये निर्देश दिया गया है। 10वें अभिलेख में निर्देश दिया गया है राजा और उच्च अधिकारियों को कि सबकी जनता की भलाई के लिए काम करें। ख्याति और गौरव की जगह पर नीति और धम्म पर जोर दिया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है कि जो लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो ख्याति और गौरव के लिए काम ना करें बल्कि लोगों के लिए मतलब धर्म के नाम पे काम करें, धर्म की को ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम करें। आगे बात करेंगे 11वां जो अभिलेख है वो धम्म की इसमें व्याख्या की गई है। धम्म तब धर्म को कहा जाता था, तो उसकी व्याख्या की गई है और कहा गया है धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा बंटवारा नहीं और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं। तो ये इतना लिख के आपको दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि जो है ये कहाँ पे लिखा गया है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये 11वें स्तंभ लेख में ऐसा बोला गया है। उसके बाद जो है 12वां लेख जो है सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्रों की चर्चा करता है। सभी धर्म एक समान है, इसके अलावा स्त्री भी महामात्र हो सकती है। जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति हमने देखा था कि की गई थी, उसी में स्त्री महामात्र भी होते थे। ये 12वें लेख में अभिलेख किया मतलब लिखा गया है। इसके अलावा लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें, ये भी लिखा गया है 12वें लेख में। और ये सर्वधर्म संभाव का ही एक रूप है, मतलब सब लोग दूसरे धर्म को भी मतलब उसकी बुराई ना करें। आगे बात करेंगे 13वां लेख, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध की चर्चा इसमें की गई है। पड़ोसी राज्यों का इसमें वर्णन मिलता है। अब ये पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ से अलग से क्वेश्चन बनता है। जैसे तुलामाया कौन था, तो तुलामाया जो है मिस्र के टालमी द्वितीय, मिस्र का शासक जो टालमी द्वितीय था उसको इसमें लिखा गया है तुलामाया के नाम से। इसके अलावा अंतेकिन किसको कहा गया है, तो मकदूनिया के शासक एंटीगोनस गोनेरस को अंतेकिन कहा गया है। जैसे यहाँ के जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ पे वहाँ पे कहा जाता था सेंड्रोकोट्स वगैरह, तो उसी तरह से वहाँ के भी शासक को यहाँ पे दूसरे नामों से जाना जाता था। तो अंतेकिन कहा गया है एंटीगोनस गोनेरस को। मक बोला गया है किसको, तो साइरीन के मैगास को, जो है मैगास जो शासक था उसको मक बोला गया है इस अभिलेख में। इसके अलावा आलिक के सुंदर या आलिक के सुदल किसको बोला गया है, तो एपिरस के अलेक्जेंडर को बोला गया है आलिक के सुंदर। तो ये अलग अलग नाम है जो अलग अलग शासकों के इस लेख में लिखे हुए हैं। फिर 14वां जो लेख है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कहा था अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था सिर्फ इसमें, तो ये इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अभी 14 स्तंभ लेख हो गए जिसमें पूछा जाता है कि किसमें क्या लिखा है, तो उसको आपको ये पूरा याद रखना है किसमें क्या चीज़ लिखा है। इसके अलावा कुछ स्तंभ लेख जो अलग अलग जगह से मिले थे, 6 जगह से मिले थे, 7 अभिलेख बड़े बड़े। तो ये कौन कौन से थे, जो दिल्ली मेरठ वाला मिला था, एक दिल्ली टोपरा वाला मिला था। इसके अलावा लौरिया अरराज, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं बस ये कहाँ पर स्थित है ये याद रखिएगा। लौरिया अरराज जो है ये चंपारण बिहार में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ भी पूछा जा चुका है, चंपारण बिहार में स्थित है। इसके अलावा रामपुरवा अभिलेख जो है ये भी चंपारण बिहार में ही स्थित है। एक प्रयाग अभिलेख है जो पहले कौशाम्बी में था, बाद में प्रयागराज में लाया गया। कि कुछ और स्तंभ लेख हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे अब ये जो है ये तो बड़े बड़े वाले थे, अब कुछ लघु स्तंभ लेख हैं, बस इसके बारे में भी याद रखना है कि कहाँ से मिला है। तो इसमें आता है एक तो सांची का लघु स्तंभ लेख जो कि रायसेन सांची में स्थित है। रायसेन जिला जो है मध्य प्रदेश में है, वहीं पे सांची जगह है, वहाँ पर ये सांची का एक लघु स्तंभ लेख मिला है। इसके अलावा सारनाथ में भी लघु स्तंभ लेख है जो कि वाराणसी में। कौशाम्बी में स्तंभ लेख है जो कि रानी का अभिलेख कहा जाता है, बाद में प्रयागराज में इसको रखा गया, इसी को प्रयागराज लेख भी कहते हैं। फिर रुम्मिनदेही स्तंभ लेख है जो कि नेपाल में स्थित है। बस इन लेखों को अलग अलग उसमें रख दिया गया है, एक अलग अलग सांची के अंतर्गत, लेकिन बस इतना याद रखना है कि कहाँ स्थित है। तो रुम्मिनदेही हो गया नेपाल। इसके अलावा निगलीवा या नगाली का सागर जो है ये भी एक अभिलेख है, निगलीवा अभिलेख जो कि नेपाल के तराई प्रदेश में स्थित है। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो अशोक के अभिलेखों से पूछी जाती हैं। जितनी भी अभी तक आयोग या फिर समितियां बनी हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। और इसमें जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस आरओ में, चाहे उसका ईयर मैचिंग में आता है, ईयर मैचिंग में दे दिया जाता है, या फिर कोई समिति की कुछ खास रिकमेंडेशन हुई तो उसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है। तो उसको सभी यहाँ पे देखेंगे। और ख़ास करके जो चुनावी सुधार से संबंधित जो भी समितियाँ होती हैं या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो समितियाँ होती हैं उनकी रिकमेंडेशन क्या रही थी या फिर उनका ईयर क्या है, तो वो सभी चीज़ें इसमें देखेंगे। यूपी पीसीएस या फिर आरओ का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं सब आपको उसी में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक लेके चलेंगे जिनकी समितियाँ, वो है केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जितने भी आयोग और समिति बनी है उसको देखेंगे। सबसे पहले तो केंद्र राज्य संबंध किस भाग में आता है संविधान के, तो भाग 11 में।
भाग 11 में आता है केंद्र राज्य संबंध, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो 245 से लेकर 255 तक, 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंधों के बारे में लिखा हुआ है और भाग 11 है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहला जो इसके लिए एक आयोग बना था वो था प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 में बना था। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये बना था। और जितने भी आयोग या समितियां बनी हैं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, सब में ये कहा गया है कि राज्यों को थोड़ा ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएँ। अभी केंद्र के पास ज़्यादा पावर्स होती है, राज्यों के पास कम होती हैं, लेकिन सभी समितियाँ यही कहती थी कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यही किया था। सबसे पहले राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही। इसके अलावा एक समिति का भी इसने गठन किया, इस आयोग के द्वारा किया गया, जिसका नाम था शीतलवाड़ समिति। शीतलवाड़ समिति का गठन किया गया था 1966 में, और 69 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो पहली जो समिति इंपॉर्टेंट है वो है शीतलवाड़ समिति, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है ये। और पहला जो आयोग बना था ये प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था। अब अगली जो प्रमुख समिति है वो है राजमन्नार समिति, राजमन्नार कमेटी, और इसको बनाया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। पूछा जा सकता है कि राजमन्नार समिति जो है केंद्र से संबंधित है या फिर राज्यों में से किसी से, तो तमिलनाडु से संबंधित है ये। 1969 में ये बनी थी, 1969 में। इसने भी वही कहा, इसने कहा कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो अभी तक केंद्र के पास होती हैं उसको या तो समाप्त कर दिया जाए या फिर राज्यों को दे दिया जाए। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है राज्यों को देने की बात कही या फिर समाप्त करने की बात कही थी राजमन्नार कमेटी ने। और पहली बार राजमन्नार अवशिष्ट शक्तियाँ किस में आती हैं, किस आर्टिकल में, तो 248 में आती हैं। 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राजमन्नार कमेटी ने ही सिफारिश की थी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की। मतलब अभी किया नहीं गया इसका गठन, लेकिन सिफारिश इसने सबसे पहले की थी राजमन्नार कमेटी ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की। अब अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसका गठन कब किया गया था, तो ये सरकारी आयोग आने के बाद में किया गया था। जब इसने भी कहा था कि ऐसा करो, तभी इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी। पहली बार जो रिकमेंडेशन किया था वो राजमन्नार कमेटी ने किया था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अब यहीं पे देख लेते हैं, 263 में है, 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। और इसमें जो है इसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति गठन करता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं परिषद के, और इसके जो गठनकर्ता होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। और इसमें जो सदस्य रह सकते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और जहाँ पे भी विधानसभा होगी, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, वहाँ के भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। जहाँ पे विधानसभा नहीं होगी वहाँ के प्रशासक शामिल होंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं इसमें कि कौन कौन रहता है, हर राज्यों के मुख्यमंत्री, और जहाँ पे विधानसभा नहीं है वहाँ के जो प्रशासक होते हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी 6 लोगों को इसमें रखता है अपनी कैबिनेट से, जिसको भी नामित कर देगा प्रधानमंत्री, 6 लोग एक्स्ट्रा होंगे इसमें। तो इतने लोग यहाँ पे सदस्यों की संख्या भी, या फिर अध्यक्ष का पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद में अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बात करेंगे, एक क्षेत्रीय परिषद भी होती है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। तीसरी यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या थी राजमन्नार कमेटी की, तो तीसरी थी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया। अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं उनको समाप्त करने का सुझाव किस कमेटी ने दिया था, तो राजमन्नार कमेटी ने। अखिल भारतीय सेवाएं किस आर्टिकल में आते हैं, 312 के अंतर्गत राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। 3 तरह की भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक IAS हो गई, एक IPS, एक IFS, 3 तरह की होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे राजमन्नार कमेटी के बाद सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया, जिसने कहा कि राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। राज्यपाल को अगर नियुक्त कर रहा है, केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल, दोहरी इसकी वो होती है पूरी जो जिम्मेदारी होती है, तो केंद्र की तरफ से यहाँ पे राज्य में केंद्र का प्रमुख होता है ये। तो कहा गया इसमें सरकारी आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री से पहले सलाह लो, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा निगम कर जो होता है, निगम कर का राज्यों के साथ बंटवारा किया जाए। निगम कर को राज्यों के साथ बंटवारा करने की बात कही सरकारी आयोग ने। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद की बात जो राजमन्नार कमेटी ने की थी, उसको यहाँ पे कहा गया कि संवैधानिक मान्यता दी जाए। अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाने की इसने बात कही। राजमन्नार कमेटी ने अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन सरकारी आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाने की बात कही थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पुंछी आयोग की। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था, 2007 में, और अपनी रिपोर्ट इसने कब सौंपी थी, तो 2010 में रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट यहाँ पे पुंछी आयोग की रिकमेंडेशन क्या क्या रही थी, तो इसने जो है 355 और 356 जो आर्टिकल है, 355 में दिया हुआ है कि संघ का कर्तव्य है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो 355 में परिवर्तन किया जाए, थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, और 356 में भी सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे केंद्र को ज़्यादा स्वायत्तता दे दी गई है, ऐसा इनका कहना था पुंछी आयोग का।
356 में क्या है, तो 356 है कि किसी राज्य में संवैधानिक विफलता पर सरकार भंग कर दी जाए। किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर सरकार भंग करने की जो बात है वो 356 में दी गई है, जो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये जो है इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, ऐसा इन्होंने कहा पुंछी आयोग ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन पुंछी। और इसमें कहा गया कि राज्यपाल जो होते हैं इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित कर दिया जाए 5 वर्ष, और उससे पहले उनको ना हटाया जाए। अभी राज्यपाल जो हैं ये 5 साल तो इनका कार्यकाल होता है, लेकिन उससे पहले भी इधर उधर ट्रांसफर इनका हो जाता है, तो इनको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाए। जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है संसद में, वैसे ही इनको हटाने के लिए विधानसभा में महाभियोग लाया जाए। तो ये बात कही थी पुंछी आयोग ने। और यहाँ पे जो पहला वाला आयोग है वो तो आपको पता ही है, पहले ही सबसे पहले पढ़ा था कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था। ये तो हो गई जितनी भी थी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियाँ थी। अब यहाँ पे भाषा से संबंधित कुछ समितियाँ देख लेते हैं। और ये जो भाषा से संबंधित वाली है इनको अरेंज करने को भी आता है कि पहले कौन सी गठित हुई, फिर कौन सी गठित हुई। तो पहली जो है यहाँ पर धर आयोग पहले बना था भाषा से संबंधित, और अध्यक्ष इसके थे SK धर। आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में इसका गठन किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए इन्होंने भाषा को आधार नहीं माना SK धर कमेटी ने। फिर अगली जो यहाँ पे कमेटी बनती है वो है JVP कमेटी, जिसके अध्यक्ष जिसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति का गठन भी 1948 में हुआ था, लेकिन SK धर के बाद में हुआ था। और इसमें कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। JVP कमेटी ने कहा था कि देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, एकता इंपॉर्टेंट है, आर्थिक समृद्धि इंपॉर्टेंट है, भाषा इसका आधार प्रमुख नहीं है। तो JVP कमेटी 1945 ने भी भाषा को आधार नहीं माना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगली जो एक आयोग गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1956 में, 1956 में। और इससे पहले इस राज्य पुनर्गठन आयोग के बनने से पहले 1953 में क्या होता है कि एक अनशन चल रही थी, जिसमें दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर जो है ये राज्यों का बंटवारा हो, राज्य पुनर्गठन हो। तो इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जब बना तो इसमें भाषा को आधार बनाया गया था। जो ये बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें भाषा को आधार बनाया गया था, लेकिन जो है देश की एकता ना खराब हो, एकता बनी रहे, इसलिए जो है इसमें थोड़ा बहुत इसमें कंडीशंस लगाई गई थी। अब राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन से सदस्य थे ये पूछा जाता है, तो फजल अली थे इसमें, हृदयनाथ कुंजरू थे और KM पडिक्कर। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पडिक्कर। नेक्स्ट है यहाँ पर अब गरीबी से संबंधित जो भी समितियां बनी उसको देख लेते हैं। 1956 में पुनर्गठन आयोग के बाद जो है पूरा राज्यों का बंटवारा हो गया था। 14 राज्य जो प्रमुख बने थे, वो बड़े राज्य 14 बने थे। आगे जो है गरीबी के लिए प्रमुख जो समितियां बनी थी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गरीबी के लिए जो समिति, मतलब गरीबी को मापने का जो काम किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे अभी चुनाव से संबंधित भी है, फाइनेंस से रिलेटेड भी है, बहुत जल्दी सभी चीज़ें इसमें एंड हो जाएंगी, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने जो है अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें पहली बार न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी का मापन किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लेख में इन्होंने पहली बार न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी का मापन किया था। इन्होंने कहा था कि 20 रुपये पर मंथ, 20 रुपये पर मंथ जो है एक सीमा रखी थी इन्होंने गरीबी की, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। यह है दादा भाई नौरोजी ने जो अपना गरीबी का मापन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे नीलकांत दांडेकर और VM रथ का एक फॉर्मूला आया था। ये जो अभी यहाँ से सेकंड नंबर से जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको अरेंज करने को आता है कि किसका गठन कब हुआ था, मैचिंग में आता है। तो नीलकांत दांडेकर और VM रथ फॉर्मूला जो आया था 1971 में आया था, 1971। और इन्होंने जो अपना आधार वर्ष बना था वो 1960-61 बना था। आधार वर्ष मतलब इस टाइम को पीरियड को लेकर ये चल रहे थे। और इन्होंने जो पहली बार गरीबी का मापन यहाँ पे कैलोरी के आधार पर किया गया था। पहली बार जो है गरीबी का मापन जो है कैलोरी के आधार पर किसने किया था, नीलकांत दांडेकर और VM रथ फॉर्मूले ने, मतलब कमेटी जो बनी थी इनकी। और इसमें कहा गया कि चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी, सबके लिए जो कैलोरी है पर डे वो 2250 कैलोरी होनी चाहिए। पर डे 2250 कैलोरी जो कंज्यूम कर रहा है वो गरीब नहीं है। तो ये ग्रामीण शहरी दोनों के लिए सेम इन्होंने रखा था नीलकांत दांडेकर ने 1971 में। अगली जो यहाँ पर गरीबी के लिए कमेटी बनी थी मापन के लिए वो है YK अलग समिति। YK अलग समिति 1979 में बनी थी, 1979 में। और इन्होंने जो अपना आधार वर्ष रखा था वो 1973-74 रखा था, 1973-74 YK अलग समिति ने अपना आधार वर्ष रखा था। और इन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों को अलग अलग यहाँ पे कैलोरी निर्धारित की।
शहरी के लिए 2100 कैलोरी पर डे और यहाँ पर ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी पर डे इन्होंने निर्धारित किया था। अगर इससे कम कोई कंज्यूम कर रहा है पर डे तो वो गरीब है, ऐसा इन्होंने कहा था 1979 में। नेक्स्ट यहाँ पे है अगली जो समिति है वो है लकड़ावाला समिति। ये 1989 में बनी थी, 10 साल बाद। अलग समिति के 10 साल बाद बनी थी लकड़ावाला समिति और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1993 में। और इन्होंने अब हर राज्य में अलग गरीबी रेखा निर्धारित की। हर राज्य में अलग गरीबी रेखा लकड़ावाला समिति ने निर्धारित की थी और बहुत सारी इन्होंने गरीबी रेखाएं बनाई थी। तो 35 गरीब रेखाएं इन्होंने बनाई थी। 35 गरीब रेखाएं लकड़ावाला समिति ने 1989 में बनाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो समिति है इसकी रिकमेंडेशन उतनी नहीं पूछी जाती, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। और बाकी पिछली वाली जो दोनों है जिसमें कैलोरी निर्धारित की गई थी उसकी रिकमेंडेशन भी, मतलब कितनी कैलोरी है, किसने क्या कहा था, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगली जो यहाँ पे कमेटी है वो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये 2004 में बनी थी और रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में। और इन्होंने कहा था कि मतलब जीने के लिए 6 बुनियादी आवश्यकता होनी चाहिए, जिसके पास नहीं है मतलब वो गरीब है। कौन कौन सी आवश्यकता बताई? शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना मतलब रहने के लिए, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच। तो ये 6 बुनियादी आवश्यकता किसने बताई हैं? सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 2004 में। रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में। और इन्होंने जो है यहाँ पे कैलोरी को आधार नहीं बनाया था, कितना अर्न कर रहे हैं हम, पैसे को आधार बनाया था। कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने कहा कि 446.68 रुपये जो है पर मंथ जिसके पास आ रहे हैं वो गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्रों के लिए 578 रुपये बताया इन्होंने। ग्रामीण के लिए 446 और शहरी के लिए 578 रुपये। और आधार वर्ष इन्होंने क्या रखा था? 2004-5 इन्होंने अपना आधार बताया था। ये वाला आधार इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का आधार वर्ष क्या था? ये था 2004-5। और ये राशि जो इन्होंने पर मंथ निर्धारित की थी ये इतनी कम थी कि मतलब समाचार पत्रों में और हर जगह यहाँ पे न्यूज़ पे इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी की। और इन्होंने कहा था कि 2004-5 में 21.9% लोग यहाँ पे गरीब हैं। भारत में केवल 21.9% लोग गरीब हैं अभी। तो ये भी लास्ट में चेंज हो जाएगा अभी सी रंगराजन कमेटी में। नेक्स्ट यहाँ पे है, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 446 रुपये सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने और शहरी क्षेत्रों में 578 रुपये। आधार वर्ष 2004-5 और 2004-5 में कितने परसेंट लोग गरीब हैं? 21.9%। अगली जो गरीबी के मापन के लिए कमेटी बनी है वो है सी रंगराजन कमेटी, बनी 2012 में। और इसने भी सुरेश तेंदुलकर कमेटी की तरह जो पर मंथ अर्निंग होती है उसी आधार पर गरीबी का मापन किया और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग किया। यहाँ पे सी रंगराजन कमेटी ने ग्रामीण उपभोग की बात करी, 972 रुपये पर मंथ, 972 रुपये पर मंथ ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए 1407 रुपये पर मंथ। 1407 रुपये पर मंथ जो है शहरी क्षेत्रों के लिए आय की बात करी पर मंथ। और इन्होंने 2011-12 में कहा कितने परसेंट अभी गरीब हैं 2011-12 में? 29.5%। यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर कमेटी और सी रंगराजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि कितना उपभोग की बात की गई है। सुरेश तेंदुलकर ने 446 बताया था और शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए 446, शहरी के लिए 578 और सी रंगराजन साहब ने 972 और 1407 कहा था। इन्होंने कहा था सुरेश तेंदुलकर ने कि 2004-5 में 21.9% गरीब हैं और सी रंगराजन ने कहा था कि 2011-12 में 29.5% लोग गरीब हैं। तो ये कुछ समितियाँ थी। और इससे पहले जो है इन सब समितियों से पहले 2 समिति यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ईयर केवल याद रखिएगा इसका कि राष्ट्रीय योजना समिति कब बनी थी? 1938 में, आज़ादी से पहले। 1938 में, आज़ादी से पहले यहाँ पे 2 कमेटियाँ हैं। एक राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में 15 से 20 रुपये पर मंथ की बात की थी इन्होंने। और एक बॉम्बे प्लान आया था, ये भी गरीबी मापन के लिए था। 1944 में आया था बॉम्बे प्लान और इसमें 75 रुपये पर मंथ की बात की गई थी। 75 रुपये पर मंथ जो अर्न करता है वो गरीब नहीं है। ये 1944 की बात है, तब 75 रुपये की बहुत वैल्यू थी। यहाँ पे 15-20 रुपये की बहुत वैल्यू थी। तो ये यहाँ पे जितनी भी गरीबी की समितियाँ हो गई। आगे बात करेंगे यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित जो कमेटियाँ बनी थी। पूछा जाता है निम्न में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित नहीं है, और हमें 4 याद रहती हैं बस। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी, जिसने 3 स्टेजेस की बात की थी। फिर सादिक अली कमेटी, इसकी बस ईयर इंपॉर्टेंट है, 1964 में सादिक अली कमेटी बनी थी। सादिक अली कमेटी 1964 पंचायती राज से संबंधित है, बस इतना याद रखना है इसमें। अशोक मेहता कमेटी ये 1977 में बनी थी, 1977। इससे पहले सादिक अली बन चुकी है 64 में। और ये जो है इसमें 2 स्टेजेस की बात की गई थी जो पंचायती राज से संबंधित। फिर एक हनुमंत राव कमेटी बनी थी। हनुमंत राव कमेटी जो है 1984 में बनी थी। 1984 में बनी थी हनुमंत राव कमेटी। फिर GV.K. राव कमेटी बनी थी 1985 में। GV.K. राव 1985 में। फिर यहाँ पे ये दोनों का जो है ईयर काफ़ी कंफ्यूज करता है, पहले कौन सा आया फिर बाद में कौन सी बनी। पहले G आया है, G,
उसके बाद एल आया है, पहले जी आया है फिर उसके बाद एल आया है। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं वैसे इसमें भी है, GVK राव पहले आएंगे फिर LM सिंघवी आएंगे 86 में। फिर PK थुंगन कमेटी बनी थी 1988-89 में। 1988-89 दोनों इसमें लिखा रहता है। PK थुंगन कमेटी कब बनी थी? 1988 या 89 में। इसने अपनी रिपोर्ट वगैरह सौंपी होगी। फिर से देख लेते हैं। पहले बलवंत राय मेहता 57, सादिक अली 64, अशोक मेहता यहाँ पर 77, हनुमंत राव 84, फिर GVK राव 85, फिर सिंघवी वाली LM सिंघवी 86, फिर PK थुंगन 1988। नेक्स्ट यहाँ पे अगली जो समितियाँ कुछ और अन्य प्रमुख समितियाँ हैं, जैसे ढेबर कमेटी। ढेबर समिति 1960 में बनी थी, 1960 में बनी थी ढेबर कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातियों से संबंधित है। ढेबर कमेटी का संबंध किससे है? जनजातियों से। फिर मूल कर्तव्यों से संबंधित 2 कमेटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली तो है स्वर्ण सिंह समिति 1975 में बनी थी, जिसने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 1976 का जो संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत 1975 में पहले ये बन चुकी थी स्वर्ण सिंह समिति। इसी की रिकमेंडेशन में मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। तो मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है? 51 का में, 51 का में। नेक्स्ट यहाँ पे है अगला जो वर्मा समिति, 1999 में बनी थी वर्मा समिति, और इसने कहा था कि मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन, मतलब मूल कर्तव्यों को अच्छे से लागू किया जाए, उसके लिए ये कमेटी बनी थी वर्मा कमेटी 1999 में। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो उसमें स्वर्ण सिंह तो आएगी आएगी, वर्मा कमेटी भी आएगी। फिर आती है भूरिया कमेटी, 1991 में बनी थी भूरिया कमेटी, और इसके तहत जो है पेशा एक्ट लागू हुआ था। पेशा है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल कास्ट। ये पेशा एक्ट कब आया था? यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है। पेशा एक्ट 1996 में आया था। 1996 में 1996 में पेशा एक्ट लागू हुआ था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी कब बनी थी? 1991 में। आगे बात करेंगे यहाँ पर वित्तीय सुधार से संबंधित जो भी कमेटी बनी थी, तो यहाँ पे उसका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि ये किस चीज़ से संबंधित है। नरसिम्हन आयोग ने क्या सिफारिश की थी? कि इन्होंने कहा था कि बैंकिंग और वित्तीय सुधार होना चाहिए। तो नरसिम्हन आयोग ये मैचिंग में आ जाता है, या फिर ऐसे ही आपको लिखा रहेगा, एक आध इसमें गलत रहेगा, निम्न में से कौन सा मैच नहीं है। तो नरसिम्हन आयोग बैंकिंग और वित्तीय सुधार से संबंधित है। रंगराजन आयोग जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है। रंगराजन आयोग, बस 1-2 बार इसको पढ़ना है। रंगराजन आयोग भुगतान संतुलन से संबंधित है। चलैया समिति बहुत पूछी जाती है, राजा चलैया समिति, ये कर सुधार से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। जहाँ पे मैं टिक लगाती जाऊँ समझ लीजिएगा, वो पहले भी पूछा जा चुका है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर सुधार। फिर आती है रेखी समिति। रेखी समिति भी अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। केलकर समिति जो है कर संरचना से संबंधित है। केलकर संरचना मतलब कर सुधार से संबंधित है केलकर समिति। फिर आती है वांचू समिति, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वांचू समिति जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। फिर गोयपुरिया आयोग, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। गोयपुरिया आयोग बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। बैंकिंग सेवा सुधार से गोयपुरिया आयोग हो गया। और बैंकिंग से ही संबंधित कौन सा है? नरसिम्हन आयोग। नरसिम्हन और गोयपुरिया दोनों बैंकिंग से संबंधित है। और यहाँ पे करों से संबंधित चलैया है, रेखी और केलकर वांचू। चलैया, रेखी, केलकर, वांचू जो है ये कर से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है। और गोयपुरिया और नरसिम्हन जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगली जो यहाँ पर समिति आएगी वो है भंडारी समिति। भंडारी समिति जो है ये ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। भंडारी जो होते हैं गांव में रहते हैं ना, खाना बनाने वाले, तो वो ग्रामीण बैंकों से संबंधित है। फिर मल्होत्रा समिति, ये बीमा सुधार से संबंधित है, पहले पूछी जा चुकी है। मल्होत्रा समिति जो है बीमा सुधार से संबंधित है और इसी के द्वारा जो इरडाई है उसकी स्थापना की गई थी। फिर आती है खुसरो समिति। खुसरो जो है, खुसरो बाग प्रयागराज में है। खुसरो जो है उनको राजा मतलब तो नहीं बन पाए थे, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया। तो खुसरो समिति जो है कृषि सुधार से संबंधित है। फिर गोस्वामी समिति जो आएगी औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है गोस्वामी समिति। फिर आती है भूरेलाल समिति, तो मोटर वाहन करों से संबंधित है। अब मोटर वाहन जो है भूरे रंग का इसमें तेल पड़ता है, जो ब्राउन रेवोल्यूशन कहा जाता है ना उसको, तो मोटर वाहन के करों से संबंधित है भूरेलाल समिति। फिर सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है मौद्रिक प्रणाली पुनर्विचार से संबंधित है, सुखमय चक्रवर्ती समिति। फिर आती है आगे रघुराम राजन समिति, ये जो है वित्तीय सुधार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, रघुराम राजन समिति जो है ये वित्तीय सुधार से संबंधित है। फिर ये वाली जो काफ़ी पूछी जाती है फेरवानी कमेटी, फेरवानी कमेटी सेबी की स्थापना से संबंधित है। सेबी की स्थापना से संबंधित है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। उसके बाद फिर वैधानिक जो दर्जा मिला था इसको 1992 में।
फिर आता है यहाँ पर महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय आकलन से संबंधित है। फिर नाबार्ड की स्थापना किसकी कमेटी, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी के कहने पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना, तो 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे यहाँ पर बेसल समिति। बेसल समिति जो है बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित है। बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण। हनुमंतराव समिति एक इंपॉर्टेंट है, हनुमंतराव समिति उर्वरक से संबंधित है। हनुमंतराव समिति जो है ये उर्वरक से संबंधित है। और इससे पहले भी हमने हनुमंतराव समिति कहाँ देखा था, पंचायती राज में 1984 वाली। आगे बात करेंगे नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी इंपॉर्टेंट है, छोटे व्यवसाय और कम आय वाले लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए है। नचिकेत कमेटी जो है वित्तीय समावेशन भी लिखा रहता है, मतलब आपको अगर आपको यहाँ पे युग्म में मिल जाए वित्तीय समावेशन तो ये युग्म सही होगा। नचिकेत मोर समिति जो है वित्तीय समावेशन से संबंधित है। आगे आती है तारापोर कमेटी। इसका गठन यहाँ पे ईयर इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया। तारापोर कमेटी 1997 में बनी थी और ये जो है पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट इसने अपनी सौंपी थी। यहाँ पे ईयर इसका इंपॉर्टेंट है। तारापोर कमेटी जो है 1997 में बनी थी। फिर ए.के. माथुर कमेटी, ये 7वें वेतन आयोग से संबंधित है। ए.के. माथुर कमेटी जो है 7वें वेतन आयोग से संबंधित है माथुर साहब। आगे है मालेगांव समिति। मालेगांव समिति जो है प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन के लिए बनी थी। यूटीआई के पुनर्गठन के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, मालेगांव। इसके अलावा बाजारों से संबंधित, प्राथमिक बाजारों से संबंधित भी है मालेगांव कमेटी। फिर आती है अभिजीत सेन कमेटी, 2002 में बनी थी अभिजीत सेन कमेटी और ये दीर्घकालिक खाद्य नीति से संबंधित है। अभिजीत सेन कमेटी 2002 में बनी थी, दीर्घकालिक खाद्य नीति से संबंधित है। फिर आती है जानकी रमन कमेटी, ये प्रतिभूति लेन देन से संबंधित है। जानकी रमन कमेटी, जानकी रमन प्रतिभूति लेन। फिर अभिजीत सेन दीर्घकालिक खाद्य ऋण। आगे पे यहाँ आती है सत्यम कमेटी और ये जो 3-4 कमेटियाँ 5-6 कमेटियाँ लिखी हुई हैं इनसे बहुत मैचिंग में पूछा जा चुका है। सत्यम कमेटी ये वस्त्र नीति से संबंधित है। नरेश चंद्र कमेटी जो है ये विमानन नीति से संबंधित है। फिर आती है मीरा सेठ कमेटी। मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा उद्योग से संबंधित है। मीराबाई जो है अकेले बैठ के चरखा काता करती थी, तो ऐसा मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से संबंधित है। और सत्यम जो है ये कपड़ों से संबंधित है। फिर वी.एस. व्यास समिति, वी.एस. व्यास समिति कृषि और ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है। व्यास जी जो है कृषि से संबंधित है। इससे पहले कृषि से संबंधित एक और हमने समिति देखी थी जो कि थी खुसरो समिति, और ये व्यास समिति भी जो है ये भी कृषि से संबंधित है। फिर आती है कीर्ति पारिक समिति। कीर्ति पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादक जो होते हैं उनकी मूल्य प्रणाली से संबंधित है। जो भी पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनकी मूल्य प्रणाली निर्धारण से संबंधित है कीर्ति पारिक समिति। फिर आती है सुंदर राजन समिति जो कि खनिज तेल सुधार से संबंधित है। सुंदर राजन ये वाली इंपॉर्टेंट है। आबिद हुसैन कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी जो है लघु उद्योग सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन कमेटी लघु उद्योग सुधार। और ये मीरा सेठ जो है हथकरघा, सत्यम समिति जो है वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है यहाँ पर निर्वाचन से संबंधित जो भी समितियाँ बनी थी, तो पहली जो प्रमुख समिति थी वो थी ताराकुंडे समिति। 1974 में बनी थी, 1974 में ताराकुंडे कमेटी। और इसका रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों कमेटी का रिकमेंडेशन, 3 कमेटी का रिकमेंडेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताराकुंडे बनी थी 1974 में और इसने कहा था कि मतदान की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 साल कर दिया जाए। 21 से घटाकर 18 साल मतदान की आयु करने की रिकमेंडेशन ताराकुंडे कमेटी ने दी थी। और ये कब लागू हुआ था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संशोधन कब आया था, 1989 में। इसी के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी ताराकुंडे कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि अधिकतम चुनाव व्यय जो है उसको निर्धारित कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा चुनाव व्यय न किया जाए पार्टी के द्वारा। और नामांकन की जो राशि है, मतलब कोई भी नामांकन दाखिल करता है चुनाव में तो उसको नामांकन कुछ राशि सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये भी कहा था ताराकुंडे कमेटी की रिकमेंडेशन थी ये। और चुनाव में जो भी व्यय हो रहा है उसका लेखा जोखा रखने की बात की थी। यहाँ पे चुनाव व्यय से संबंधित है ताराकुंडे कमेटी, और नामांकन राशि से संबंधित है, और यहाँ पे आयु से संबंधित है। 3 चीज़ इसकी खास रिकमेंडेशन थी। फिर एक कमेटी आती है चुनाव से संबंधित थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। 1990 में आती है दिनेश गोस्वामी कमेटी। और ये जो है ज़्यादातर इसमें बूथ कैप्चरिंग की बात की गई, जो इलीगल एक्टिविटीज़ पहले ज़्यादा होती थी चुनावों में, तो बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग के खिलाफ इन्होंने जो भी बात कही थी। इसके अलावा इन्होंने कहा था जहाँ पे अगर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, फिर बोगस वोटिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग के बाद फिर से मतदान करने की इन्होंने कहा था कि जिस बूथ पर ऐसा हो रहा है वहाँ पर पुनः मतदान हो। तो इसकी बात दिनेश गोस्वामी कमेटी ने की थी 1990 में।
इसके अलावा ईवीएम के प्रयोग की बात कही थी कि सभी जो मतदान है वो ईवीएम के द्वारा हो, ये किसने कहा था? तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने। वोटर आईडी कार्ड किसकी रिकमेंडेशन थी? तो ये भी दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो आईडी जो है, जो पहचान पत्र होता है, उसको रखने की बात किसने कही थी? तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने, चुनाव वाला जो होता है कार्ड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, वोरा कमेटी एक बनी थी, ये भी चुनावी सुधार से संबंधित है। वोरा कमेटी 1993 में बनी थी और इसमें जो है राजनीतिक अपराधीकरण की बात कही गई थी। मतलब बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं जो अपराधी होते हैं, तो उनके लिए जो शिकंजा कसा जाएगा उनके ऊपर। तो ये 1993 में वोरा कमेटी, इसका ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोरा कमेटी का, और किस चीज़ से संबंधित है? चुनावी सुधारों से। फिर आती है यहाँ पर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इंपॉर्टेंट है ये, 1998 में इसका गठन हुआ था, 1998 में। और इसमें कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार वहन करेगी, मतलब सरकार इसको झेलेगी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो व्यय होगा। इसके अलावा उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी जो आयकर नहीं देते। वो जो लोग जो नामांकन करते हैं और आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं, फाइल करते हैं, उनको जो है आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। और इसके अलावा जो भी चंदा वगैरह दिया जाता है, तो चंदे की एक सीमा निर्धारित की गई है, कर दी गई इसमें, कि 10,000 रुपये से ज़्यादा जो चंदा देता है उसको ड्राफ्ट के जरिए देना पड़ेगा। ड्राफ्ट और चेक के जरिए 10,000 रुपये से अधिक चंदा जो है ड्राफ्ट और चेक के जरिए ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये किसकी रिकमेंडेशन थी? इंद्रजीत गुप्ता की। अब ये जो है 10,000 रुपये जो था, ये अब 2,000 रुपये हो गया है। पहले 20,000 रुपये था, फिर 2,000 रुपये हो गया। पहले 20 था, फिर 2,000 हुआ। 2,000 रुपये से ज़्यादा अगर चंदा देना है तो उसको चेक के द्वारा या ड्राफ्ट के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा बॉन्ड भी जारी होते हैं। तो बॉन्ड जो है न्यूनतम कितने रुपए के जारी हो सकते हैं? तो 1,000 रुपये का न्यूनतम बॉन्ड जो है जारी होता है। 1,000 रुपये का न्यूनतम, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा हो गया, तो 1,000 रुपये का जो है न्यूनतम बॉन्ड जारी होता है। और उसके बाद 1,000 के बाद 10,000 होता है, फिर 1,00,000 होता है। तो इस तरह के बॉन्ड भी अब निर्धारित किए गए हैं। तो ये चंदे की बात जो ड्राफ्ट से देने की बात कही, किसने कही थी? इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने। तो ये सभी चीज़ें, इतनी जो समितियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध और उनकी संधियां देखेंगे, जो संधियां हुई थी, या फिर वेलेजली ने जो संधि की थी उसको देखेंगे। डलहौजी की जो संधियां थी उनका क्रम पूछा जाता है। औरंगजेब के भाइयों के बीच में आपस में जो युद्ध हुए थे, छोटे छोटे से युद्ध हुए थे, लेकिन उनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आपने देखा होगा, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सभी युद्ध, जितनी संधियां, जितने युद्ध हुए थे, सभी डिस्कस करेंगे। और इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो उसमें जो है इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस यारो कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज, और जितने भी हैंड रिटेन नोट्स हैं सब आपको इसी में मिल जाएंगे। सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि की बात करें तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इनका क्रम लगाने को, सबसे पहले किसके साथ हुई थी या फिर उसके बाद किसके साथ हुई थी। तो वेलेजली का पहले टाइम पीरियड 1798 से 1805, 1798 से 1805 जो था, ये वेलेजली का टाइम पीरियड था। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि जो वेलेजली था, वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत नहीं की थी। शुरुआत किसने की थी सहायक संधि की? तो एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, डुप्ले, फ्रांसीसी था डुप्ले ने शुरुआत की थी सहायक संधि की। लेकिन जो बड़े तौर पर किसने लागू की थी? तो बड़े तौर पर वेलेजली ने लागू की थी। सबसे पहले किसने सहायक संधि मानी थी, किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सबसे पहले तो हैदराबाद था 1798 में। ये बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने मानी थी सहायक संधि को। और यहाँ पे व्यवगत सिद्धांत वाला भी अभी हमें देखना है। तो व्यवगत सिद्धांत पहले किसने माना और सहायक संधि किसने पहले माना, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। तो हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। मान लीजिए एक कहानी बनाते हैं। हैदर नाम का एक व्यक्ति है जिसने किसको तंग कर रखा है? किसको तंग कर रखा है? तो मंसूर नाम के व्यक्ति को। हैदर ने मंसूर नाम के व्यक्ति को तंग कर रखा है। तो हैदराबाद के साथ संधि 1798 में, मैसूर और तंजौर के साथ संधि जो हुई थी वो 1799 में हुई थी। अब मंसूर जो ये तंग हो गया है, तंग होके कहाँ आएगा? तो अवध सबको शरण देता है तो अवध आ जाएगा। मंसूर जो है भाग के अवध आ गया। कब आया? 1801 में। तो जो अवध के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर अवध ने किए थे वो 1801 में किए थे। अवध आके इनका एक दोस्त बनता है पेशवा। अब मंसूर का जो है एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम है पेशवा। पेशवा के साथ जो संधि हुई थी वो 1802 में हुई थी। अवध के साथ 1801 में, पेशवा के साथ 1802 में। अब यहाँ पे इन लोगों की दोस्ती से कौन मतलब अवधि में जलने को बरना कहा जाता है। लोग जलन होती है तो बर्न हो गए ये। कौन कौन? बरार और भोसले। बरार और भोसले को जलन हुई तो इनके साथ संधि कब हुई? 1803 में। एक कहानी अगर क्रम पूछा जाए तो थोड़ा बहुत अगर दिमाग में रहता है तो याद आ जाता है। बरार और भोसले 1803। फिर आता है 1804 में, सबसे लास्ट में, जब ये लोग परेशान हो गए, ये लोग जलने लगे, बरार लोग जलने लगे इनसे, तो भाग के ये लोग कहाँ चले गए? सिंध चले गए। सिंध प्रांत में चले गए, भारत के बाहर। उस टाइम पे
पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए ये लोग, सिंध प्रांत में चले गए 1804 में। तो इस तरह से क्रम थोड़ा सा दिमाग में रह सकता है। पहले सबसे पहले 1798 में हैदराबाद, फिर मैसूर और तंजौर के साथ 1799 में, अवध के साथ 1801 में, फिर पेशवा के साथ 1802 में, बरार और भोसले के साथ 1803 में, सिंधिया के साथ 1804 में। ये हुई सहायक संधि विलेजली की। और भी इसने संधियाँ की थी, लेकिन सबका क्रम नहीं पूछा जाता। ये जो क्रम है, ये जो ईयर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य संधियाँ जोधपुर के साथ भी की थी, जयपुर के साथ, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन सब के साथ की थी। अब एक स्टेटमेंट जो आता है कि किसके साथ नहीं की थी, इन्होंने सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था, तो वो थे इंदौर के होलकर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। अब अगला जो आता है वो है डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत। इसने सबको अपने घेरे में ले लिया था, ये पूरी तरह से अपने में मिला लेता था। डलहौजी जो था व्यपगत सिद्धांत के तहत ये सबको अपने में मिला लेता था। तो सबसे पहले जिसने जो है, इसको घेरे की नीति भी कहा जाता है व्यपगत सिद्धांत को, सबसे पहले जिसने माना था डलहौजी की इस नीति को, था सतारा। अब दोनों यहाँ पे पूछा जाता है कि सहायक संधि को किसने सबसे पहले, वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था, और व्यपगत सिद्धांत को सबसे पहले सतारा ने स्वीकार किया था 1748 में। जो सहायक संधि थी उसको हैदराबाद ने कब स्वीकार किया था, तो 1798 में, जो हमने पहले देखा था। अब ये व्यपगत सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे भी 8 आएगा, लेकिन 48। सतारा ने कब स्वीकार किया व्यपगत सिद्धांत, तो 1848 में। फिर आता है जैतपुर और संबलपुर। जैतपुर और संबलपुर ने कब स्वीकार किया था, तो व्यपगत सिद्धांत को 1849 में, 1 साल बाद 1849 में। जैतपुर बुंदेलखंड में आता है, संबलपुर उड़ीसा में आता है। फिर बघाट ने स्वीकार किया था। जैतपुर संबलपुर के बाद बघाट हिमाचल प्रदेश का ये हिस्सा था, और ये जब इसने कब स्वीकार किया था, 1850 में। 1848, 1849, 1850। फिर उदयपुर ने कब स्वीकार किया था, यहाँ पे 1 ईयर का गैप आ जाएगा। उदयपुर ने 1852 में स्वीकार किया था। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, मध्य प्रदेश वाला एक उदयपुर था, उदयपुर कहा जाता था इसको, उदयपुर। तो इसने 1852 में व्यपगत सिद्धांत को स्वीकार किया। फिर झांसी वाला और अवध वाला काफ़ी पूछा जाता है। तो झांसी ने कब स्वीकार किया था, तो 1853 में। झांसी ने कब यहाँ पे डलहौजी की नीति को माना था, तो 1853 में। माना नहीं था बल्कि इम्पोज किया गया था। फिर नागपुर की बात करें तो नागपुर ने इसको स्वीकार किया था 1854 में। झांसी के बाद नागपुर, उसके बाद अवध आएगा। अवध ने 1856 में, अवध स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन कुप प्रशासन के आधार पर डलहौजी ने अपने में मिलाया था, ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। तो सबसे पहले कौन आया था जिसने व्यपगत सिद्धांत को माना था, तो वो था सतारा 1848 में। 1849 में जैतपुर संबलपुर, 50 में बघाट, 52 में उदयपुर, उसके बाद 53 में झांसी, 54 में नागपुर, फिर 56 में अवध, 56 में अवध। अब कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं और उनके तहत जो जो संधियाँ हुई थी उसको भी देखेंगे। तो कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। इनसे हमेशा मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है किसके तहत कौन सी संधि हुई थी या उनके ईयर। तो कर्नाटक का युद्ध जो है 3 युद्ध हुए, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध हुए थे। तीनों युद्ध जो है कर्नाटक के युद्ध, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। पहला जो युद्ध हुआ था ये 1746 से 1748 तक चला, 1746 से 1748, 1746 से 1748 के बीच में चला था। अब पहले युद्ध के तहत लास्ट में संधि कौन सी हुई थी, तो वो थी एक्स-ला-शैपेल की संधि। एक्स-ला-शैपेल की संधि जो है पहले कर्नाटक युद्ध के तहत हुई थी लास्ट में। अब पूछा जाता है कि कौन से कर्नाटक के युद्ध का कारण भारतीय कारण था, किनका यूरोपीय कारण था। तो पहले का और तीसरे का कारण जो है यूरोपीय कारण था, केवल दूसरे का कारण भारतीय था। तो प्रथम युद्ध जो था इसका कारण यूरोपीय कारण था, वहाँ पे लड़ रहे थे तो यहाँ पे भी लड़ने लगते थे। तो पहले युद्ध की संधि एक्स-ला-शैपेल, और इसी के अंतर्गत पहले कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है सेंट थोम का युद्ध। 1748 में हुआ था सेंट थोम का युद्ध, जो कि अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। अनवरुद्दीन की तरफ से अंग्रेज थे और फ्रांसीसी सेना अलग से। तो फ्रांस अंग्रेज लड़ रहे थे, लेकिन जो यहाँ के नवाब थे वो भी जो एक गुट ले लेते थे, कोई फ्रांसीसी का गुट ले लेता था, कोई अंग्रेजों का। तो ये अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था सेंट थोम का युद्ध। पूछा जाता है किस कर्नाटक युद्ध के तहत हुआ था, तो पहले वाले। फिर अगली जो यहाँ पर अगला जो युद्ध है दूसरा वाला, वो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। पहला था 46 से 48, फिर है 49, 1 साल छोड़ के 49 से लेकर 54 तक। और इसमें जो संधि हुई थी वो थी पौंडीचेरी की संधि। पहले में एक्स-ला-शैपेल की संधि, दूसरे में पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि दूसरे वाले में, और इसका जो कारण था वो था भारतीय कारण। यहाँ पे जो हैदराबाद के नवाब थे और कर्नाटक का जो नवाब थे, उसमें जो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी आपस में। हैदराबाद में अलग लड़ाई हो रही थी, कर्नाटक में अलग लड़ाई हो रही थी। तो इसी का फ़ायदा उठा के अंग्रेज और फ्रांसीसी भी आपस में कोई एक गुट ले लेता था, कोई दूसरा गुट ले लेता था, और इस तरह से द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है वो हुआ था।
अब ये वाला जो पूरी कहानी कर्नाटक युद्ध की अलग वीडियो में भी मैंने कवर की है। पूरा कर्नाटक युद्ध किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। कर्नाटक युद्ध डाल के ब्रेक टाइम क्लासेस उसमें आ जाएगा। अब तृतीय संधि की बात करें, या फिर ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक हुआ था। 2 साल के गैप के बाद जो है 56 से 63 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ और इसमें जो है पेरिस की संधि साइन हुई थी। पहले में एक्सलासैपल, दूसरे में पौंडीचेरी, तीसरे में पेरिस। और इसका कारण जो था वो यूरोपीय कारण थे। तीसरा वाला जो युद्ध हुआ था इसका कारण भी यूरोपीय कारण था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। यूरोप पे जो इन लोग का आपस में लड़ाई हो रही थी वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हो रही थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है तो वियना है। अब अगला यहाँ पर देखेंगे मैसूर के साथ जो युद्ध हुए थे अंग्रेजों के, तो 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के मैसूर के साथ। तो पहला युद्ध जो था वो 1767 से लेकर 1769 तक था। 1767 से 1769 तक पहला वाला युद्ध हुआ था, जिसमें जो मैसूर की तरफ से कौन लड़ा था तो हैदर अली लड़ा था। मैसूर की तरफ से हैदर अली, उसके बाद अंग्रेज। हैदर अली की अंग्रेजों से लड़ाई थी पहले वाले मैसूर युद्ध में। और पहले वाले में जो संधि हुई थी वो थी मद्रास की संधि। पहले वाले में जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि थी। फिर दूसरा वाला युद्ध लड़ा गया 1780 से 84 तक, 1780 से 84 तक, और इसी में हैदर की मृत्यु हो जाती है। और कमान किसके हाथ में आ जाती है तो इनके बेटे टीपू सुल्तान के हाथ में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की कमान आ जाती है और ये लड़ने लगता है। 1780 से 1784 के बीच में युद्ध हुआ था। इस टाइम पे गवर्नर कौन था ये पूछा जाता है। द्वितीय जो मैसूर युद्ध हुआ था उसके टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। आगे बात करेंगे तृतीय युद्ध कब हुआ था तो 1790 से 1792 तक। तीसरा वाला 1790 से 92 तक। और इसमें जो है टीपू इसकी जो बहुत अच्छी खासी हार हुई थी टीपू की। आधा क्षेत्र चला गया था इस संधि के कारण। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरे वाले में। पहले वाले में मद्रास की, दूसरे वाले में मंगलौर की, और तीसरे वाले में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी MMS। इस तीसरे युद्ध में आधा क्षेत्र तो गया ही गया टीपू का। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए टीपू को देने पड़े युद्ध के रूप में, मतलब क्षति के रूप में। आधा पैसा 3 करोड़ में से आधा तो उसने तुरंत दे दिए, लेकिन आधे के लिए जब तक आधा नहीं दे देता तब तक 2 पुत्र जो उसके थे टीपू के वो अंग्रेजों के कब्जे में रहते। तो इस तरह का ये था, 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे टीपू को। और ये जो आधा क्षेत्र दिया था टीपू ने वो ब्रिटिशों ने निज़ाम और मराठा के बीच में आपस में बांट दिया था। निज़ाम और मराठा को आपस में पहले अपने में मिला लिया और कहा कि जो क्षेत्र मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे, तो निज़ाम और मराठों को दे दिया। फिर आता है चौथा जो युद्ध हुआ था मैसूर के साथ। वो उस टाइम पे जो गवर्नर था वो था वेलेस्ली गवर्नर था। 1799 की बात है। और इसी युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है। तो 4 युद्ध हैं। प्रथम वाला जो है इसमें संधि जो हुई थी मद्रास की संधि, द्वितीय वाले में मंगलौर की संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर चौथा जो हुआ इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध की। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। पहला वाला जो हुआ था वो था 1775 से 1782, 1775 से 1782 तक पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। गवर्नर कौन था हेस्टिंग। गवर्नर इस टाइम भी वॉरेन हेस्टिंग है, जो कि पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। अब पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो संधियाँ हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संधियाँ जितनी भी हैं सब पूछी जाती हैं। तो इन संधियों में जो सबसे पहली हुई थी वो थी सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, मार्च 1775 में। और ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। मराठों की तरफ से कौन था तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि हुई थी 1775 में। और ये मराठों के लिए काफ़ी अपमानजनक संधि थी। रघुनाथ राव जो है अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहता था, इसलिए इसने की थी। अगली जो संधि है वो पुरंदर की संधि। ये अगले साल हुई मार्च 1776 में। 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। एक पुरंदर की संधि पहले भी हो चुकी है 1665 में। 1665 में शिवाजी ने की थी पुरंदर की संधि, जो कि जयसिंह के साथ की थी। जयसिंह औरंगजेब की तरफ से आया था शिवाजी से संधि करने। तो ये 1665 में संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में। और ये दूसरी पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच में। अगली जो संधि आती है वो है बड़गांव की संधि। ये 1779 में हुई थी, 1779 में। और ये जो है अंग्रेजों के लिए काफ़ी अपमानजनक संधि थी। बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। इसमें अंग्रेजों ने मराठों के जो भी क्षेत्र जीते थे उसको वापस दे दिए। सभी क्षेत्र जो मराठों के लिए थे। तो ये अपमानजनक संधि लगी थी अंग्रेजों को। 1779 में हुई थी। फिर अगली जो संधि है लास्ट वाली, प्रथम मराठा युद्ध के सबसे अंत में कौन सी संधि हुई थी तो यही है सालबाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी। 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के लास्ट में हुई थी। और ये किसके बीच में हुई थी तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 1782 में कराई किसने थी तो महादजी सिंधिया ने कराई थी।
महादजी सिंधिया के सहयोग से हुई थी मराठा और अंग्रेजों के बीच में। तो ये हो गया पहला आंग्ल मराठा युद्ध। अब दूसरा वाला आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1806 के बीच में हुआ। 1803 से 1806 के बीच में हुआ। इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तो वेलेस्ली है। वेलेस्ली इस टाइम पे गवर्नर है। बसीन की संधि हुई थी, सबसे पहली जो इसमें संधि हुई बसीन की संधि 1802 में, जो कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई। मराठा और अंग्रेजों के बीच में, मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। और यहाँ पे जो है इसी के दौरान ही इसने जो है सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। वेलेस्ली की सहायक संधि जो भी हमने देखा था, जो मराठों के साथ हुई थी, पेशवा के साथ हुई थी, वो कब हुई थी? तो 1802 में हुई थी। अभी हमने देखा था ऊपर 1802 में पेशवाओं ने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था वेलेस्ली की। तो वही है ये बसीन की संधि, इसको सहायक संधि भी कहा जा सकता है। तो इसमें जो है 26 लाख रुपए मराठों ने दिए थे अंग्रेजों को। सहायक संधि के तहत ये होता था कि हम जो है आपके राज्य में रहेंगे और आपके राज्य पर कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन हमारी सेना का जो खर्चा है, अंग्रेजों की सेना का जो खर्चा है वो राज्य ही देता था जहाँ पे सेना रहती थी। तो 26 लाख रुपए पे इसने जो है बाजीराव द्वितीय ने सेना रख ली थी अपने राज्य में। तो ये है 1802 की बात। और इसी के बाद से युद्ध शुरू हो जाता है इनका जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगली जो संधि है द्वितीय आंग्ल मराठा के टाइम पे, तो वो है देवगांव की संधि, जो कि 1803 में हुई थी। देवगांव की संधि कब हुई? 1803 में हुई थी। और ये भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? भोसले के साथ, रघुजी भोसले। ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लिखा रहता है वो अंग्रेज और भोसले, अंग्रेज और सिंधिया इस तरह से लिखा रहता है। और भोसले कहाँ पे थे, किस राज्य में? तो बरार इनका था, बरार के भोसले होते थे। तो भोसले और अंग्रेजों के बीच में देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। फिर आती है अर्जन गांव की संधि, पहले बसीन, फिर देवगांव, फिर अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई थी। अब दोनों 3 में हुई है, इसलिए ये वाली पहले हुई थी, देवगांव वाली पहले हुई थी 17 दिसंबर को। सुरजी अर्जन गांव वाली ये 30 दिसंबर को हुई थी। इसको सुरजी अर्जन गांव भी कहा जाता है। सुरजी अर्जन गांव वाली 1803 में हुई थी। और ये जो है सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सिंधिया की तरफ से दौलत राव सिंधिया ने साइन किया था इस पे, अर्जन गांव की संधि पे। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में अर्जन गांव की संधि हुई। फिर आती है राजपुर घाट की संधि, जो कि 1804 में हुई थी। राजपुर घाट की संधि कब हुई? 1804 में हुई थी। जो कभी भी कोई भी सहायक संधि स्वीकार नहीं करता था, उसने ये वाली जो है राजपुर घाट की संधि को किया था, संधि को हस्ताक्षर किए थे 1804 में। होलकर और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। होलकर और अंग्रेजों के बीच में राजपुर घाट की संधि हुई थी 1804 में। तो ये सभी संधियाँ इंपॉर्टेंट है। बसीन की संधि पहले, फिर देवगांव की, फिर अर्जन गांव की, फिर राजपुर घाट की। तो ये हो गया द्वितीय आंग्ल मराठा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। तीसरा वाला आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था 1817 से 1818 के बीच में। और इसमें जो है जो संधियाँ हुई थी देख लेते हैं। सबसे पहले मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि जो है 1818 में हुई थी, जनवरी में। और 1818 में ही एक और संधि हुई थी जो कि जून में हुई थी, पूना की संधि। तो पहले मंदसौर फिर पूना। जो मंदसौर की संधि थी ये होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ये जो होलकर थे ये अंग्रेजों से लगातार लड़ते थे, लास्ट तक लड़ते थे, ये हार नहीं मानते थे, बाकी चाहे कोई भी हार जाए। तो मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में। फिर पूना की संधि जो है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। फिर इसके बाद से ही जो राजा होते थे, छत्रपति होते थे, उनको बस नाम मात्र कर रख दिया गया था और 17 में ही वो सिर्फ सीमित रह गए थे। तो पूना की संधि जो है अंतिम संधि थी, जो कि अंग्रेजों ने मराठों के साथ की थी। आगे बात करते हैं इसी युद्ध के दौरान जो तीसरा वाला लास्ट वाला मराठा युद्ध था, इसी में लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारी वो लोग होते थे कि मराठा जहाँ भी जाते थे लड़ने, उनके साथ ये पिंडारी हो लेते थे और लूट वगैरह का माल जो है ये रखते थे। पिंडारी जो है मराठों की हेल्प करते थे हमेशा, हर जगह जहाँ पे भी वो लड़ाई लड़ते थे। तो इसी युद्ध के बाद में हेस्टिंग्स ने जो है पिंडारियों का दमन किया था। आगे बात करेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध। ये आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में चला था, हेस्टिंग के टाइम पे ही 1814 से 1816। और इसमें जो है लास्ट में संधि हुई थी सुगौली की संधि, जो बहुत पूछी जाती है। सुगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुई थी 1816 में, हेस्टिंग ने की थी। आगे बात करेंगे आंग्ल सिख युद्ध। 2 हुए थे आंग्ल सिख युद्ध। इसमें जो पहला वाला इसमें जो संधि थी वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अमृतसर की संधि, ये युद्ध शुरू होने के पहले ही हो गई थी, 1809 में हो गई थी। पहला युद्ध यहाँ से शुरू होगा। पहले इसकी एक संधि हुई थी 1809 में, जो कि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ यानी अंग्रेजों के बीच में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। इसमें कहा गया था कि जो रणजीत सिंह है ये अपनी
अपना राज्य सतलज नदी के पूरब में नहीं लाएंगे। सतलज नदी एक सीमा बन गई थी अंग्रेजी राज्य और रणजीत सिंह के राज्य में, मतलब सिख राज्य में एक सीमा का निर्धारण करती थी अमृतसर की संधि, जो कि 1809 में आई थी। फिर इसके बाद एक और संधि हुई थी, त्रिपक्षीय संधि, जो कि 1833 में हुई थी। 1833 में एक संधि हुई। तो इसमें जो है शाह शुजा और रणजीत सिंह एक साइड थे, शाह शुजा और रणजीत सिंह, और अंग्रेजों के बीच में एक त्रिपक्षीय संधि थी। इसके बाद 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर खड़क सिंह आते हैं, नौनिहाल सिंह आते हैं, शेर सिंह आते हैं, ये लोग आते हैं। तो इन्होंने जो है अपना युद्ध जारी रखा था। अब जब तक रणजीत सिंह की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है कोई भी आंग्ल सिख युद्ध शुरू नहीं होता है। अब पहला जब आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ है तब तक रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। ये पहला सिख युद्ध जब शुरू हुआ तो 1845 से लेकर 1846 में शुरू हुआ पहला आंग्ल सिख युद्ध। अब इस सिख युद्ध के तहत एक छोटे छोटे जो युद्ध होते हैं वो भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो मुदकी का युद्ध कई बार आपको ऑप्शन में मिलेगा अरेंज करने वाले सेक्शन में। तो मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में, 1845 में। और पूछा जाता है किसके बीच हुआ था मुदकी का युद्ध, तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में, अंग्रेज और सिखों के बीच में 1845 में मुदकी का युद्ध। इसमें सिखों की तरफ से कौन लड़ा था, तो लाल सिंह लड़े थे। लाल सिंह सिखों की तरफ से लड़े थे। अंग्रेजों का सेनापति था ह्यूगफ था, जो कि यहाँ पे मुदकी का युद्ध लड़ा गया। अब इसके बाद एक संधि हुई थी, लाहौर की संधि, अंग्रेजों ने की थी सिखों के साथ 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई, जिसमें दिलीप सिंह को राजा बनाया गया। जो शासक बने सिखों के वो थे दिलीप सिंह। इसके अलावा जिंद कौर एक थी, जिंद कौर संरक्षिका बनी थी। और लाल सिंह जो लड़ाई लड़ रहे थे मुदकी की, वो कौन बने, तो वो वजीर बने। लाल सिंह वजीर बने, जिंद कौर संरक्षिका बनी और दिलीप सिंह राजा बने। तो जिंद कौर और लाल सिंह ये ज़्यादा खुश नहीं थे, बाद में फिर से विद्रोह करेंगे जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होगा। अब इसके बाद लाहौर की संधि जो हुई 46 में हुई थी, 9 मार्च 1846 में। फिर आती है भैरवमाल की संधि। भैरवमाल की संधि हुई थी 16 दिसंबर 1846 में। 16 दिसंबर 1846 में जो है भैरवमाल की संधि हुई थी सिखों और अंग्रेजों के बीच में। तो इसी से अंत हो जाता है पहले आंग्ल सिख युद्ध का भैरवमाल की संधि से। पहले लाहौर की संधि हुई थी, उसके बाद जो है ये हुई थी 1846 में हुई थी, 1846 में हुई थी भैरवमाल की संधि। तो पहले आंग्ल सिख युद्ध के दौरान मुदकी का युद्ध हो गया, लाहौर की संधि हो गई और भैरवमाल की संधि हो गई। पहले लाहौर की, उसके बाद भैरवमाल की, लेकिन दोनों 1846 ही हैं। आगे यहाँ पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आता है 1848 से 1849 तक। 1848 से 1849 तक। पहले वाला कब तक हुआ था, तो 45 से 46 तक। ये वाला जो है 48 से 49 तक, दोनों एक साल चले थे। इसमें जो है मूलराज, शेर सिंह और छत्तर सिंह, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। मूलराज, शेर सिंह और छत्तर सिंह ने, ये जो सिख लोग थे, नेता थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही 2-3 युद्ध हुए थे जो पूछे जाते हैं। तो पहला है चिलियांवाला का युद्ध। बहुत बार आपको पीसीएस के एग्जाम में मिलेगा चिलियांवाला का युद्ध, और हमेशा रिपीट भी करता है ये। चिलियांवाला का युद्ध जो है 13 फरवरी 1849 में हुआ था। 13 फरवरी 1849 में चिलियांवाला का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिखों के बीच में। और इसमें जो है अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था लॉर्ड गफ था, और यहाँ पे जो पंजाबियों की तरफ से थे वो थे शेर सिंह। पंजाबियों की तरफ से, सिखों की तरफ से थे शेर सिंह। तो चिलियांवाला का युद्ध शेर सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ है। फिर इसी के दौरान द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान गुजरात युद्ध भी हुआ था, ये 1849 में। गुजरात युद्ध जो है ये 1849 में हुआ था अंग्रेजों और सिखों के बीच में। फिर लास्ट में जो है पंजाब का विलय हो जाता है, कब, 1849 में ही। 30 मार्च 1849 को डलहौजी जो आता है, डलहौजी जब पंजाब का विलय कर लेता है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यहीं पे खत्म हो जाता है, पंजाब का विलय हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में। आगे बात करते हैं, ये चिलियांवाला का युद्ध याद रखना है। चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था, तो ये 13 फरवरी 1849 को हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अगला जो है अलाउद्दीन के विजय अभियान। काफ़ी पूछे जाते हैं अलाउद्दीन के विजय अभियान कौन कौन से थे। तो इनका क्रम पहले उत्तर भारत का देख लेते हैं, उसके बाद फिर दक्षिण भारत का देखेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे विजय अभियान है वो है गुजरात विजय। गुजरात विजय अलाउद्दीन ने कब की थी, तो 1297 से 1298 के बीच में। 1297 से 98 के बीच में गुजरात विजय की पहली विजय जो थी। और यहाँ गुजरात का राजा कौन था, राजा रायकर्ण। ये राजाओं के नाम पूछे जा चुके हैं, इनका क्रम भी पहले पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत के जो राज्य थे, जो जीता था इसने, ये बहुत अलाउद्दीन जी के विजय अभियान पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया है एंशिएंट हिस्ट्री वाले में, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री वाले में, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है युद्ध।
और इसी गुजरात विजय के दौरान ही जो 1000 दिनारी, जिसको मलिक काफूर कहा जाता है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, तो 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए 1000 दिनारी कहते हैं। तो गुजरात विजय के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी को मिला था ये 1000 दिनारी या मलिक काफूर। मलिक काफूर ने दक्षिण विजय में अलाउद्दीन खिलजी की बहुत हेल्प की थी। तो इस टाइम पे राजा कौन था यहाँ का? राजा रायगढ़। फिर आता है रणथंभौर विजय, जो कि 1301 में हुई थी। रणथंभौर की अलाउद्दीन की विजय कब हुई थी? 1301 में। इस टाइम पे रणथंभौर का राजा कौन था? राजा हम्मीर देव। राजा हम्मीर देव, बाद में इसकी जो पत्नी थी रंग देवी, उसने जौहर कर लिया था। तो ये कब युद्ध हुआ था, कब ये जीता था रणथंभौर को? 1301 में। फिर चित्तौड़ का अभियान आया था 1303 में। चित्तौड़ का अभियान किया था, राणा रतन सिंह यहाँ के राजा थे। जो पद्मावती मूवी है उसमें ही राजा रतन सिंह है, और इनकी वाइफ जो थी पद्मावती थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने बाद में इस पर लिखा है, जो पद्मावत की रचना की थी 1540 में। पद्मावत की रचना कब की गई है? 1540 में, जिस पर आधारित है वो पिक्चर। तो ये चित्तौड़ अभियान हुआ कब था? 1303 में। 1303 में। उसके बाद आता है मालवा का अभियान 1305 में। मालवा का अभियान, यहाँ के राजा इस टाइम पे 1305 में कौन थे? राजा महलक देव। मालवा अभियान के टाइम पे राजा महलक देव यहाँ के राजा थे। फिर आता है सिवान का अभियान, बाड़मेर या सिवान का अभियान, ये 1308 में हुआ था। इस टाइम पे यहाँ के राजा थे राजा शीतल देव। सिवान के जो राजा थे वो थे राजा शीतल देव। फिर जालौर अभियान हुआ था लास्ट वाला 1311 में। इस टाइम पे यहाँ के राजा थे राजा कन्हड़ देव। राजा कन्हड़ देव जालौर के यहाँ पे राजा थे। 1311 में अभियान हुआ था। फिर से एक बार क्रम देख लीजिए। पहले गुजरात विजय जो है 97-98, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा जो है 1305, सिवान 1308, जालौर 1311। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अगला जो है वो है दक्षिण के अभियान। सभी अभियान देखेंगे यहाँ पर। सभी अभियानों में जो सबसे पहला आता है दक्षिण में वो है देवगिरी का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान देवगिरी का था 1307 से 1308। 1307 से 1308। इस टाइम पे राजा कौन है यहाँ पे? राजा रामचंद्र। जब बाद में रामचंद्र की मृत्यु हो जाती है तो शंकर देव, इनका बेटा जो था, वो भी लड़ने लगता है। मलिक काफूर ने जो है दक्षिण भारत में सब जगह लड़ाई की थी और हर जगह जीता था। तो दक्षिण भारत का अभियान पहला देवगिरी, राजा रामचंद्र, 1707-8 में हुआ था। अगला जो है वारंगल का अभियान या फिर तेलंगाना का अभियान, ये 1309 से 1310 के बीच में हुआ था तेलंगाना का अभियान। यहाँ के राजा कौन थे? प्रतापरुद्र द्वितीय। प्रतापरुद्र द्वितीय जो है वारंगल के राजा थे। फिर 1311 में होता है द्वार समुद्र का अभियान। यहाँ पे राजा कौन है? बल्लाल देव तृतीय। मदुरई होता है चौथा वाला 1311 में। द्वार समुद्र और मदुरई एक ही साल में, 1311 में। यहाँ के मदुरई के जो शासक हैं राजा वीर पांडे और राजा सुंदर पांडे। वीर पांडे और सुंदर पांडे मदुरई के शासक थे उस टाइम पे। 1311 में हुआ था। आगे बाबर की लड़ाई देख लेंगे। बाबर के युद्ध भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बाबर का जो 4 युद्ध हुए थे केवल, और हमेशा सबको याद ही रहते हैं ये। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराया था इसमें, जिससे भारत में बाबर ने प्रवेश लिया। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें राणा सांगा को हराया था। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, जिसमें मेदिनी राय को हराया था। और घाघरा का युद्ध हुआ था, जो जल स्थल दोनों पर लड़ा गया था, 1529 में हुआ था, जिसमें अफगानों को बाबर ने हराया था और सब में जीता था। लास्ट में 1530 में मृत्यु हो जाती है बाबर की। 1530 में मृत्यु हो जाती है। अगला जो है यहाँ पे, ये हुमायूं के भी युद्ध काफ़ी पूछे जाते हैं। हुमायूं के जो छोटे वाले युद्ध पहले यहाँ पे चौसा और कन्नौज के अलावा बाकी युद्ध जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलिंजर का आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया था 1531 में। पहले जो है काफ़ी जीतता आया था ये, फिर एकदम से हार गया था, फिर यहाँ से बाहर जाना पड़ा था उसको। तो कलिंजर पर आक्रमण किया था 1531 में, जिसमें जो प्रतापरुद्र देव था उसके खिलाफ किया था, लेकिन असफल रहा था। ज़्यादातर चीज़ों में जो है ये असफल रहा था, लेकिन कुछ जो है याद भी रखने वाले हैं जिसमें जीता भी था। कलिंजर पर आक्रमण किया 1531 में, प्रतापरुद्र द्वितीय के खिलाफ किया था, लेकिन असफल रहा था। फिर दोहरिया का युद्ध, ये बहुत बार ऑप्शन में रहता है। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं ने लड़ा था अफगानों के खिलाफ, जिसमें महमूद लोदी को हराया था हुमायूं ने। दोहरिया के युद्ध में जीता था ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दोहरिया के युद्ध 1532 में हुआ था। हुमायूं ने अफगानों को हराया था। अफगानों की तरफ से कौन था? महमूद लोदी। फिर चुनार का घेरा डाला था हुमायूं ने 1532 में। पहले दोहरिया का युद्ध, उसके बाद चुनार का घेरा। चुनार का घेरा 1532 में, जिसमें शेर खां ने अधीनता स्वीकार कर ली थी हुमायूं की। शेर खां वही है जो बाद में शेरशाह सूरी बनेगा, अभी हुमायूं को भी हराएगा। तो ये जो है चुनार का युद्ध, चुनार का घेरा कब डाला? 1532 में। शेर खां ने अधीनता स्वीकार की। उसके बाद जो बहादुर शाह था गुजरात का शासक, ये बहादुर शाह है गुजरात का शासक, उसको हराया था हुमायूं ने 1535-36 के बीच में। बहादुर शाह को हराया था 35-36 के बीच में। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेर खां जिसको हराया था इसने चुनार के घेरे के दौरान, जो है अधीनता स्वीकार की थी शेर खां ने, लेकिन चौसा के युद्ध में शेर खां ने हरा दिया था हुमायूं को।
उसके बाद फिर एक कन्नौज का युद्ध होता है जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 में होता है। 1539 1540 बहुत ख़राब थे हुमायूं के लिए, तो दोनों में हार जाता है ये। और अंतिम रूप से शेर खां जो है इसने पूरी तरह से भगा दिया हुमायूं को, अंतिम रूप से हरा दिया 1540 में बिलग्राम के युद्ध में। उसके बाद खुद जो है सूरी वंश की स्थापना कर ली शेर खां ने, शेरशाह सूरी के नाम से। फिर काफ़ी टाइम तक 15 साल तक जो है ये बाहर रहा था हुमायूं, मतलब भागता रहा था, अलग अलग जगह पर रहा था। बाद में वापस आया जब शेर खां की मृत्यु हो गई, उसके जो बाद में जो लोग आए, जो शासक बने, वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे। हुमायूं वापस से आया था कब, तो 1555 में मच्छीवाड़े का युद्ध लड़ा। जब ये शेर खां जो है ये इसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में लड़ा था। हुमायूं ने इसमें किसको हराया था, तो नसीब खां और तातर खां को। नसीब खां और तातर खां को हुमायूं ने हराया था, जो कि अफगानों के सेनापति हुआ करते थे। अफगानों के सेनापति हुआ करते थे नसीब खां और तातर खां, तो इनको हराया। उसके बाद एक सरहिंद का युद्ध लड़ा 1555 में, जिसमें हुमायूं को वापस से सिंहासन प्राप्त हो गया। अभी तक जो छिन गया था बिलग्राम के युद्ध के बाद, अब जाके 15 साल के बाद इसको प्राप्त हुआ सरहिंद के युद्ध में। तो ये इनका जो युद्ध है ये इंपॉर्टेंट है, इनका ईयर वगैरह पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर औरंगजेब ने जो अपने भाइयों से लड़ाई लड़ी थी, जिस टाइम पे शाहजहां बीमार थे उसी टाइम पे लड़ाई आपस में शुरू हो गई थी। 4 भाई थे इस औरंगजेब था दारा शिकोह, मुराद और शाह शुजा, 4 भाई थे। सबसे बड़ा था दारा शिकोह। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह जो है वो राजा बने, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था दारा शिकोह, लेकिन कोई और नहीं चाहता था। औरंगजेब उसमें सबसे ज़्यादा था, जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने। तो इसीलिए ये युद्ध हुए थे आपस में, इनके चारों भाइयों के, सब आपस में लड़े थे इसमें। तो पहले तो है जो शाहजहां था उसने दारा शिकोह को राजा घोषित कर दिया था। तो जो शाही सेना अगर यहाँ पर कहा जाएगा कहीं पे भी, तो वो दारा शिकोह की सेना होगी जो लड़ रही है इस युद्ध में, जितने भी छोटे छोटे युद्ध हैं। तो पहली जो है यहाँ पर पहला जो युद्ध हुआ था वो था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था फरवरी 1658 में, 1658 में युद्ध हुआ था ये, फरवरी 1658 में। और इस टाइम पे जब शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है। तो पूछा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु के बाद सबसे पहले कौन हारा था, किसने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी। तो ये शाह शुजा जो था, शाह शुजा ने सबसे पहले यहाँ पर, शाह शुजा को किसने हराया था, शाही सेना ने। शाही सेना में कौन आएगा, तो दारा शिकोह अभी शाही सेना में है, तो दारा शिकोह ही अभी राजा है। तो दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान ने हराया था शाह शुजा को, यही वाले शाह शुजा को, जो एक सबसे छोटा वाला भाई था शाह शुजा, इसने सबसे पहले विद्रोह किया था। तो इसने खुद को राजा भी घोषित कर लिया था बंगाल में। उसके बाद वाराणसी के पास आके जो दारा शिकोह का पुत्र था उसने शाह शुजा को हराया था। किस युद्ध में, बहादुरपुर के युद्ध में, जो कि फरवरी 1658 में हुआ था। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो क्रम ही पूछा जाता है, तो ईयर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो फरवरी 1658 में, लगभग युद्ध 58-59 में ही हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो मंथ है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है धर्मत का युद्ध, जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था। इसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ। दारा शिकोह की तरफ से कौन लड़ा था, तो जसवंत सिंह और कासिम अली, जो शाही सेना के सेनापति थे जसवंत सिंह और कासिम अली, वो दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहे थे। और औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को मिला लिया था। पहले ये भाइयों को आपस में एक को मिलाता था, एक के साथ लड़ता था, और लास्ट में सबको हरा दिया था इसने। तो औरंगजेब जो है था, औरंगजेब मुराद की लड़ाई किससे हुई, दारा शिकोह से हुई, धर्मत के युद्ध में। फिर आता है यहाँ पर धर्मत के युद्ध के बाद सामूगढ़ का युद्ध, जो कि मई 1658 में हुआ, मई 1658 में हुआ। ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में सीधे सीधे हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, मई 1658 में। फिर आता है खजुआ का युद्ध, जो कि जनवरी, अब दूसरा साल आ गया, जनवरी 1659 में हुआ था, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में जो सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी जिसने, और सबसे पहले दारा शिकोह के बेटे ने इसको हराया था शाह शुजा को, उसको औरंगजेब ने फिर से एक बार हराया खजुआ के युद्ध में 1659 में। फिर आता है देवराई का युद्ध, जो कि अप्रैल 1659 में हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में अंतिम युद्ध। देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। तो कौन कौन सा युद्ध हुआ, सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ, फिर धर्मत का, फिर सामूगढ़ का, फिर खजुआ का और देवराई का। बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। आगे बात करेंगे नेक्स्ट जो है, एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम है खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध काफ़ी पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड नहीं है जो बाकी युद्ध हैं। ये 1795 में हुआ था, मराठा ने निज़ाम को इसमें हराया था। खुर्दा का युद्ध कई बार ऑप्शन में रहता है, तो किसके बीच में हुआ था, मराठा ने इसमें निज़ाम को हराया था, 1795 में युद्ध हुआ था। फिर एक वेदरा का युद्ध और वांडीवास का युद्ध पूछा जाता है। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, 1759 में, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। और एक वांडीवास का युद्ध हुआ था। यहाँ पे वेदरा के युद्ध को ही चिंसुरा का युद्ध कहा जाता है। कई बार चिंसुरा ही ऑप्शन में रहता है, वेदरा रहता ही नहीं है, तो चिंसुरा का युद्ध 1759 में हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच में। फिर वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था।
ये तो काफ़ी इजी है दोनों, वेदरा और वांडीवास। लेकिन बाकी जो युद्ध थे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है उसमें, तो इसलिए एक बार पेपर के पहले भी रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इनमें से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यूपी पीसीएस के थ्रू जितने एग्जाम होते हैं, आरओ वगैरह, सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो के एग्जाम के लिए या फिर आरओ के लिए कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह दिए जाते हैं, करंट अफेयर, और जो भी आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह देखते हैं वो सभी आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो टेस्ट हैं, क्विज हैं, वो सब आपको उसी में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले राज्यसभा सदस्य जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे, मतलब जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। लेकिन जो है ज़्यादातर जितने भी प्रधानमंत्री बने सभी लोकसभा के सदस्य रहते हैं। सिर्फ ये सदस्य हैं जो कि राज्यसभा से संबंधित है, जैसे इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पहली लोकसभा 1952 में गठित की गई थी, तो इसके अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर जेवी मावलंकर भी लिखा रहता है। तो ये इसके जो पहली लोकसभा थे उसके अध्यक्ष थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इनकी मृत्यु, इनका देहांत हो जाता है असामयिक, और पहले तो तबीयत खराब थी, उसके बाद फिर मृत्यु हो जाती है। तो कौन बनता है, पहली ही लोकसभा में AM आयंकर बनते हैं। तो ये दोनों लोग जो हैं पहली लोकसभा से संबंधित हैं, लेकिन पहले अपॉइंट किए गए थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला, जो कुछ संविधान संशोधन है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ रिसेंट वाले और कुछ जो पुराने, वो सभी यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 102वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या चीज़ थी, तो इसमें ये पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात इसमें कही गई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 102 के तहत। फिर 103 में क्या है, तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण यानी EWS वाला 103वां है। 104वां कौन है, तो लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST का आरक्षण चल रहा है इसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। फिर 105वां है सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वाले वर्ग होते हैं उनको जो उनकी पहचान के लिए राज्य को भी शक्ति दे दी गई है, ये कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान वो कर सकते हैं। तो ये 105वां संशोधन है। ये 4-5 संशोधन जरूर याद रखने हैं। उसके बाद पहला संशोधन क्या था, जो 1951 में आया था। अब इसके ईयर भी याद रखने हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, अधिनियम ये आया था 1951 में। देखिए अधिनियम अलग आता है, फिर एक्ट जब वो बनता है तो उसका ईयर चेंज हो सकता है। अधिनियम पहले आता है, उसके बाद वो एक्ट बनता है। तो इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 9वीं अनुसूची से संबंधित जितने भी विषय होते हैं उनमें जो है न्यायिक पुनरावलोकन उनका नहीं किया जा सकता। तो ये 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 1956 में हुआ था, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद जो राज्यों का पुनर्गठन 1957 के तहत जो किया गया, इसमें 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, 53 में बन गया था। नेक्स्ट बात करेंगे अगला 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया था। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। फिर 42वां संविधान संशोधन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1976 में आया था, 1976 में, और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, बहुत सारी चेंजेस हुए थे संविधान में। तो जो प्रमुख हैं वो यहाँ देख लेते हैं। जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अलावा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, किस आर्टिकल के तहत, तो 51 का के तहत। और ये जो मूल कर्तव्य थे स्टार्टिंग में जोड़े गए थे वो 10 मूल कर्तव्य थे, इसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन सा भाग था ये, तो 4 का, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर आता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था 44वां संविधान संशोधन। इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो एक शब्द यूज़ किया जाता था आंतरिक अशांति, इस आंतरिक अशांति शब्द को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया, कि सिर्फ आंतरिक शांति के नाम पर आपातकाल को नहीं लगाया जा सकता, ये इसमें कहा गया था, जब तक कि सशस्त्र विद्रोह ना हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी में जो ये वाला 44वां संविधान संशोधन है 78 के द्वारा, इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार अभी तक मूल अधिकार था उसको हटाकर विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। विधिक अधिकारों में इसको शामिल कर दिया गया आर्टिकल नंबर 300A के तहत, 300 का के तहत।
नेक्स्ट यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, 1985 में। ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल संबंधी नियम होते हैं। जो लोग किसी दूसरी पार्टी से अपॉइंट होते हैं, उसके बाद कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसी के लिए यह है 10वीं अनुसूची। फिर आता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये 1988 में आया था। 89 में जाके ये लागू हुआ था, 89 में लागू हुआ था, 88 में अधिनियम आ गया था। और इसी के तहत मतदान की जो आयु होती है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में किया गया था, और अधिनियम 88 में आया था। 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। एनसीआर का मतलब राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिल्ली को दे दिया गया था। 73वां संशोधन जो है 1992 में आया था, और इसके तहत 73वां और 74वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दोनों के तहत एक के तहत पंचायती राज को लागू किया गया था, दूसरा जो है इसके तहत नगर पालिका वाला जो नियम होता है उसको लागू किया गया था। 73वें में ये भी 92 में आया था, ये भी 92 में आया था। 73वें में भाग 9 को जोड़ा गया था और अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। पंचायती राज से संबंधित दोनों यहाँ पे भाग है और अनुसूची है। 74वां जो संशोधन हुआ था उसमें भाग 9 का को जोड़ा गया था, 9 का, और अनुसूची 12 को जोड़ा गया था, जो कि नगर निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया था, और इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। इसको मूल अधिकार में डाला गया था। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल नंबर 21 का के तहत। इसके अलावा जो मूल कर्तव्य अभी तक 10 थे उसको 11 कर दिया गया था। इसी 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें जो है बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता जो है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं, ये बात इसमें कही गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे 97वां जो संविधान संशोधन है, इसके तहत भाग 9 खा को जोड़ा गया था। 9 में क्या है? भाग 9 में अभी हमने देखा था पंचायतों से संबंधित है भाग 9, और जो 9 का है, 9 का जो है नगर पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा जो अभी 9 खा हम देख रहे हैं, जिसको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। 9 खा जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था, जीएसटी से संबंधित है। और लागू कब हुआ था ये जीएसटी? तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था, इसीलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज को हमारे कब अपनाया गया था। ये चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो इसको 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का अनुपात होता है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए, जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे जो शुरुआत से जितने भी आर्टिकल है 51 का तक, वो सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वो मैंने पहले कवर कराया हुआ है। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया होगा उसमें आपको पॉलिटी से संबंधित जो नोट्स मिले होंगे, पॉलिटी वाले नोट्स सर्च करिएगा, उसमें सभी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, चाहे आरओ का ग्रुप हो या फिर वीडियो का ग्रुप हो। जीएस लगभग चीज़ें उसमें सेम ही रहती हैं। आप आरओ का ज्वाइन कर सकते हैं या वीडियो का, या फिर आप यहीं से भी वीडियो देखकर आप बुक वगैरह से भी प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे ये राष्ट्रीय गान को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और ये पहली बार अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था, कांग्रेस के मंच से कब गाया गया था, तो 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था वहाँ पर राष्ट्रीय गान को, जनगण मन को गाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पूछा जा चुका है कि कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक चक्र को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? जो हमारा कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर, उसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये यूपी SSSC के पेपर में पूछा जा चुका है। 1957 में अपनाया गया था। और हमारा जो पंचांग है किस पर आधारित है? तो शक संवत पर हमारा पंचांग जो है आधारित है। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। फिर बाद में स्थायी सदस्य बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो स्थायी उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो HC मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। ये इतने बातें जरूर याद रखनी कि कौन क्या था। नेक्स्ट है यहाँ पर मूल कर्तव्य शामिल करने वाली समिति कौन सी थी जिसने मूल कर्तव्य को शामिल किया था? और 21 संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति ने ये रिकमेंड किया था। इसके अलावा मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ रशिया से लिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर किस भाग में है? तो 4 का में 51 नंबर 51 का आर्टिकल में है ये। इसके अलावा शुरू में 10 मूल कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया था, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां जो है इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, जो कि उनके माता पिता के द्वारा उनको कर्तव्य बताया गया है।
अगला है यहाँ पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी से क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल नंबर 148 में है सीएजी। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और वर्तमान में जो सीएजी हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष, पहले जो भी हो जाए, चाहे 6 साल पूरा हो जाए चाहे 65 वर्ष पूरा हो जाए, तब वो रिटायर हो जाएंगे। धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है? तो धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 में आता है। इसके तहत राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही ये लोकसभा में ही पेश हो सकता है। धन विधेयक कहाँ पेश होगा? राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता, सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 110 के तहत। और इसको पेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। धन विधेयक का निर्णय मतलब कौन लेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है और राज्यसभा का इस पर कोई अधिकार नहीं होता है। वो अधिकतम जो है धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद नहीं तो वो मान लिया जाता है कि ये पास हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राज्यसभा और लोकसभा की, किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाई जाती है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। और ये जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किस किस विधेयक में बुलाई जा सकती है? तो ये केवल साधारण विधेयक में बुलाई जा सकती है, धन विधेयक में नहीं बुलाई जाएगी, संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं बुलाई जाएगी। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। धन विधेयक और संविधान संशोधन वाला अगर विधेयक होगा तो इसमें संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जा सकता। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति जो है पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अगर पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राष्ट्रपति के प्रति। ये दोनों यहाँ पे शब्द इंपॉर्टेंट है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 155 के तहत। इसके बाद जो है पंचायत से संबंधित कुछ समितियां जिसको देख लेते हैं, ये मैचिंग वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो कि त्रिस्तरीय थे, 3 स्तर इसमें थे, तो ये 1957 में आई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी, इसमें 2 स्तर थे। फिर हनुमंत राव समिति भी ये पंचायती राज से संबंधित है, 1984 में आई थी। GVK राव समिति ये 1985 में आई थी। LM सिंघवी समिति जो है ये 1986 में आई थी। अब ये GVK राव, पहले G आता है उसके बाद L आता है, तो ये पहले आई थी GVK राव, उसके बाद LM सिंघवी 85-86। फिर PK थुंगन समिति ये 1988 में आई थी। तो ये समितियां अक्सर पूछी जाती हैं और UPSSC में तो खासकर ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यों में विधान परिषद का गठन या विघटन ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल नंबर 169 के तहत होता है। 169 के तहत विधान परिषद का गठन या विघटन किया जाता है। ये संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। किसी राज्य में अगर विधानसभा बननी है या नहीं बननी, उसको हटाना है पूरी तरह से, तो ये 169 के तहत संसद करती है। वैसे विधान परिषद अगर कहीं बनी हुई है तो उस तरह से विघटन नहीं होता, खत्म होगी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल नंबर 338 के तहत, 338 के तहत आता है। और ये जो है 89वां जो संविधान संशोधन था, 2003 में ही संशोधन हुआ था, इसके तहत इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। जो अनुसूचित जाति आयोग था यानी SC वाला जो आयोग था, इसको 2 भागों में बांट दिया गया था 2003 के 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 2 आर्टिकल हो गए, एक तो 338 हो गया जिसमें SC वाला आयोग आ गया, और एक हो गया आर्टिकल 338A जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST आयोग। तो SC और ST आयोग दोनों अब अलग अलग हो गए हैं। SC आयोग जो है 338 में है, ST आयोग जो है वो 338A में है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य कितने हैं? कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो 100 सदस्य हैं। इनमें से जो 1/6 सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। और जो 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका, जिला बोर्ड वगैरह जो होता है उसके द्वारा चुने जाते हैं। फिर आता है 1/12 सदस्य जो है ये अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। और इसमें जो है माध्यमिक से मतलब प्राइमरी वाले नहीं होंगे, केवल माध्यमिक से जो अध्यापक होते हैं वो यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं और उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर 1/12 सदस्य जो है ये स्नातकों के द्वारा यानी ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया हो, 3 वर्ष का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, वो लोग भी 1/12 सदस्यों को चूज करते हैं। तो 100 में से सबसे ज़्यादा जो ये 1/6 जो है ये राज्यपाल मनोनीत और ये वाला है। फिर 1/3 जो सबसे ज़्यादा है, 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों के द्वारा। फिर आता है 1/12 अध्यापक वाला, 1/12 जो है स्नातक वाला। ये चीज़ याद रखिएगा कौन कितना करता है विधान परिषद में। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रारूप समिति जो है
ये इसमें पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जो 7 अन्य सदस्य थे इनके नाम पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं थे। तो इसमें लगभग जितने के नाम है सब जो है कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। जैसे एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, या के.एम. मुंशी भी लिखा रहता है तो उसको याद कर लीजिए कि के.एम. मुंशी कन्हैयालाल मुंशी है। फिर एन माधव राव, जो एन माधव राव थे इनका ये जब अपॉइंट किए गए थे, किसकी जगह पे अपॉइंट किए गए थे, तो बी.एल. मित्र की तरह जगह पे। बी.एल. मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद एन माधव राव अपॉइंट किए गए थे। मतलब एक कृष्ण जी की कमी थी तो बी.एल. राव ने यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया और एन माधव आ गए। फिर टी.टी. कृष्णामाचारी आए थे, किसकी जगह पे, तो डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह पर टी.टी. कृष्णामाचारी आए थे। तो ये जो 6 नाम है, 6 लोग जो हैं ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं। और एक नाम जो है सैयद मोहम्मद शादुल्लाह, ये भी इसमें थे और ये 7 सदस्यों में ही शामिल थे, और ये एक नाम आपको अलग से याद करना पड़ेगा। तो ये इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी नोट्स वगैरह के लिए जिसके आप वीडियोस वगैरह देखते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिए उस पर व्हाट्सअप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट नोट्स और जो क्विज वगैरह है वो सब आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।